तो कैसे हैं दोस्तों। दिस न्यू लेक्चर इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग लेक्चर। इस लेक्चर में हम रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और इस चैप्टर में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पे नज़र डालने वाले हैं। काफ़ी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझना ज़रूरी है ताकि मेन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सको। देखो, मैक्सिमम टाइम पे आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो आएंगे VAR वाले कॉन्सेप्ट पे, जिसको कहा जाता है वैल्यू एट रिस्क। डिस्कस करेंगे बाद में, बट उसके पहले हम देखेंगे कि जी स्कोर और जी टेबल क्या होता है। अब थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पे। जी स्कोर को समझने के लिए आपको जी टेबल को समझना पड़ेगा। जी टेबल के अंदर में दो चीज़ें आती है, एक को कहा जाता है म्यू, एक को कहा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन और जी टेबल वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि जो डेटा होता है किसी भी चीज़ का वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर ये हम अज्यूम करें कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर ये जी टेबल अप्लाई होता है। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसके पहले हम ये तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस लेवल और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है। सी डायरेक्टली जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सिर्फ दो ही चीज़ों पे पूछा जाएगा, वो है जी स्कोर और वार क्या होता है सर। लेकिन इन क्वेश्चंस को या इन कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तीन कॉन्सेप्ट्स की शुरुआत करते हैं, वो है कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस लेवल और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब थोड़ा सा ध्यान देना, मैं कुछ एग्जांपल लेके बताता हूँ बेसिक सा। मान लो इंडिया की पॉपुलेशन को हम कंसिडर करते हैं और इंडिया की पॉपुलेशन तकरीबन 135-140 करोड़ होने को आई है, ठीक है। अब इंडिया की पॉपुलेशन इतनी सारी है और मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूँ कि आप हर इंसान की हाइट को मेजर करके बताओ कि एवरेज इंडिया की हाइट कितनी है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डू दैट, बिकॉज 135 करोड़ लोगों के घर पे जाओगे, हर एक की हाइट गिनोगे, लिखोगे और फिर उसका एवरेज निकालना विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ मैन पावर ऑल्सो, लॉट ऑफ कॉस्ट ऑल्सो। सो प्रैक्टिकली हम इसे डिफ़िकल्ट बोल देते हैं कि इम्पॉसिबल तो नहीं है बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, तो ऐसे टाइम पे अगर हमें एंटायर पॉपुलेशन की एवरेज हाइट निकालनी होती है तो मैथमेटिक्स यानी स्टैटिस्टिक्स बोल लो। स्टैटिस्टिक्स में एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है सैम्पलिंग। जब पूरे पॉपुलेशन का हम एवरेज नहीं निकाल सकते तो हम उस पॉपुलेशन में से सैंपल उठाते हैं। तो हम एक काम करेंगे कि रैंडमली हर शहर से हज़ार हज़ार लोग उठा लो, या हर स्टेट से आप 1-1 लाख लोग उठा लो और उनकी हाइट गिन लो। जितना आप कर सकते हो उतना आप कर लो, बट रैंडमली होना चाहिए और जिसमें कवर सब कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 2-3 स्टेट पूरे के पूरे छोड़ दिए, ईस्ट इंडिया छोड़ दिया या साउथ इंडिया छोड़ दिया या नॉर्थ इंडिया छोड़ दिया और बाकी सब ले लिए। ऐसा नहीं, सब कुछ कवर करो, थोड़ा 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 थोड़ा। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सर सैम्पलिंग, ठीक है। ओके तो इस कॉन्सेप्ट को सैम्पलिंग कहा जाता है। अब आप सैंपल आपने उठा लिया तो ये डेटा काफ़ी कम हो गया। यहाँ पे तो डेटा था 140 करोड़ का और यहाँ आप मान लो मैक्स टू मैक्स 1 करोड़ का आपने डेटा उठा लिया एग्जाम्पल के लिए। अब 1 करोड़ लोगों की हाइट गिनना तो इट्स ईजी। तो आपने 1 करोड़ लोगों की एवरेज हाइट निकाल ली, दैट इज़ कैलकुलेट किया सैंपल का एवरेज हाइट, ठीक है। और उसी एवरेज हाइट को आपने ये मान लिया कि यही एवरेज हाइट है पूरे पॉपुलेशन की, ठीक है। अब ध्यान दो, तो ये जो हमने एवरेज कैलकुलेट करा यही हम मानेंगे कि एंटायर पॉपुलेशन का भी एवरेज होगा, क्योंकि हमारे लिए ये डिफ़िकल्ट था कैलकुलेट करना। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने जितना भी सैंपल लिया और सैंपल लेने के बाद में मैंने सबकी हाइट कैलकुलेट करी। ऑब्वियसली 1 लाख 1 करोड़ लोग अगर मैं लूँगा तो मैं सबकी हाइट कैलकुलेट करके कहीं एक्सेल शीट या फिर कहीं डेटा फीड करूँगा। तो किसी की 6 फुट आएगी, किसी की 5 फुट 3 इंच, किसी की 5 फुट 9 इंच, किसी की 6 फुट 2 इंच, ऐसे कर करके आएगी। अब मैं क्या करूँगा पता है, इसके बाद में एवरेज तो एक फिगर निकालना आसान है, लेकिन मैं एक काम और कर सकता हूँ कि आप अगर नोटिस करोगे मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो हाइट जो है इस लिमिट में आती है, यानी कि 6.2 इज़ द मैक्सिमम एंड 5.3 इज़ द मिनिमम, ठीक है। अगले पेज पे लिखा है, हम वो देख लेते हैं। ये लो,
6.2 इज़ द मैक्सिमम एंड 5.3 इज़ द मिनिमम। अगर आप नोटिस करोगे कि मैक्सिमम जो हाइट है वो इन दो के बीच में आ जा रही है, जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी 90% ऑफ द हाइट इसी के बीच में आ जा रही है। अब ऐसे टाइम पे ये जो 5.3 और 6.2 मैंने रेंज निकाली है, इसे कॉन्फिडेंस इंटरवल कहा जाता है। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट जो आपने ऑन एन एवरेज निकाली है कि यार 90% ऑफ द टाइम या 90% में कॉन्फिडेंट हूँ कि आप किसी की भी हाइट कैलकुलेट करने जाओगे तो वो 5.3 और 6.2 के बीच फंसेगी। आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो और ना ही आप 100% बोल सकते हो, क्योंकि कुछ फिगर्स आती है जो 5.3 या इस रेंज के बाहर है। बट 90% ऑफ द टाइम आप रैंडमली अगर कोई उठाओगे तो चांसेस ये है कि उस रेंज में वो फंस जाएगा। ठीक है, तो जो 5.3 और 6.2 आया इसे कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं। जो कॉन्फिडेंस था आपका उसे कॉन्फिडेंस लेवल कहते हैं। 90% आप बोल रहे थे ना कि 90% वी आर कॉन्फिडेंट दैट द एवरेज हाइट ऑफ एनी पर्सन विल बी इन बिटवीन 5.3 टू 6.2। बट 10% जो बैलेंस बचा हुआ है ये कहता है कि 10% चांसेस है कि मैं अगर किसी भी एक बंदे को उठाऊं और उसकी हाइट इस इंटरवल के बाहर हो, यानी कि 6.2 से ज़्यादा या 5.3 से कम, तो इसे कहते हैं 10%, यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ध्यान देना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा से डिनोट किया जाता है। स्टैटिस्टिकल वर्ल्ड में अगर आप जाओगे तो ये अल्फा से डिनोट किया जाता है। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि 100% प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी जो होती है ये 100% होती है। अगर इसको मैं लिखूँ तो ये हो गया 1, टोटल शुड बी 1, तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो गया मेरा 1 माइनस अल्फा। कॉन्फिडेंस लेवल को अगर मेरे को लिखना है तो दैट विल बी कॉल्ड एज 1 माइनस अल्फा, या फिर आप उसको ऐसे लिखो। एक से, हाँ, ये हो गया 100%। इसे अगर आप अल्फ़ा देते हो और टोटल प्रोबेबिलिटी 1 रहती है तो ये हो गया 1 माइनस अल्फ़ा। आया आपको समझ में? तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या है कि कितना परसेंट आप कॉन्फिडेंट हो कि रिजल्ट आपके ही फेवर में आएगा या कॉन्फिडेंस इंटरवल में आएगा, दैट इज़ कॉन्फिडेंस लेवल। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एग्जैक्टली उसका उल्टा होता है कि कितना परसेंट आपको लगता है कि इस रेंज में नहीं आएगा। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। इसका कोई और फॉर्मूला नहीं है जो आपको याद रखना है। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल एक रेंज होती है आपका लेवल, कि आपको इस रेंज पे कितना भरोसा है वो कॉन्फिडेंस लेवल बताता है। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विल बी योर रिजेक्शन वाला एरिया, कि आप कितना परसेंट कॉन्फिडेंट नहीं हो, दैट इज़ रिजेक्शन वाला एरिया। दूसरे भाषा में, स्टैटिस्टिकल भाषा में, इसको रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस कहते हैं। खैर आपके ये सब काम का नहीं है अभी, ये आएगा आपका 3rd चैप्टर सिक्योरिटी एनालिसिस में भी कि हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लेवल यानी कि कितना कॉन्फिडेंट हो। इंटरवल आ गया, देखना थोड़ा वर्डिंग में डिफरेंस है। इंटरवल आया तो आंसर है, फिगर है आपकी, इंटरवल रेंज है, लेकिन लेवल आपका परसेंटेज में आ जाएगा कि हाँ इतना परसेंट आप कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हो गई। अब 4th वाला पार्ट पढ़ते हैं सर, विच इज़ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। पहली चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से होती है। इसे कहते हैं हम बेल शेप्ड कर्व। बेल शेप में कर्व बनता है ऐसा। अब इसके मैं पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताता हूँ, फिर हम वापस आते हैं मुद्दे पे। रेत ले लो, आप रेत को हाथ में लो और ऊपर से ऐसा छोड़ो, फिर लो, फिर छोड़ो, और ऐसा रिपीटेड टाइम्स करोगे, यानी कि आप अपना सैंपल का साइज़ बढ़ाते जाओगे, तो आप देखोगे कि यार जो शेप बनता जा रहा है वो नॉर्मली बनता जा रहा है। ऐसे बेल शेप्ड कर्व में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है पूरी की पूरी रेत। इसका मतलब ये होता है कि सेंटर में, उस डायग्राम के सेंटर में सबसे ज़्यादा रेत जमा हो रही है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में। आप रेत का जो ट्रक होता है वो जब खाली होता है तब उसको देखना, वो भी ऐसा ही बेल शेप्ड कर्व में डिज़ाइन बनते जाता है और वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। आप उस पर एक और ट्रक डालोगे तो साइड में और वो फैलते जाएगा, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, कभी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है। अब एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, ये तो रेत वाला एग्जांपल हो गया था।
वापस से चालू करता हूँ। ये तो आपका एक रेत वाला एग्जांपल हो गया। दूसरा मैं कूड़े वाला एग्जांपल लेता हूँ। अब अगर आपने कूड़ा भी कहीं देखा होगा तो आप नोटिस करोगे कि कूड़ा भी जब गिराया जाता है तो वो भी बेल शेप्ड कर्व में ही फॉर्म लेता है, वो भी वैसी ही डिज़ाइन फॉर्म करता है जिसे हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का सर मतलब ही होता है बंटना, बांटना। तो ये जो कचरा पूरी तरह बंटता है वो नॉर्मली बंटता है, इसका मतलब ये होता है। तो सेंटर में सबसे ज़्यादा, ये देखो ये भी एक कर्व ही फॉर्म होता है, सेंटर में सबसे ज़्यादा और लेफ़्ट राइट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यही कहना है कि जिस तरह से आप सैंपल का साइज़ इंक्रीज़ करते जाओगे उसी तरह से सब कुछ नॉर्मल होता जाएगा। आगे बढ़े। यह है जो मैं कहना चाहता था। तो बेल शेप्ड कर्व यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। रियलिटी में ये चीज़ होती है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ स्टैटिस्टिक और सिर्फ बुकिश नॉलेज का बता रहा हूँ। रेत का एग्जाम्पल रियल था, गार्बेज का एग्जाम्पल रियल था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा ये चौथा कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद दो और कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड जो हमें समझने की ज़रूरत है, वो है एक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन यानी कि सेंटर, ये होता है म्यू। जब आप उस पर्टिकुलर डायग्राम के एग्जैक्ट सेंटर से एक लाइन खींचते हो तो वो उसका सेंटर कहा जाता है, मीन कहा जाता है। ठीक है, एवरेज। उसके एग्जैक्ट लेफ्ट वाली साइड 50% एरिया कवर करती है, राइट वाली साइड 50% एरिया कवर करती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। दोनों साइड में, इसे लेफ्ट एरिया कहा जाता है, इसे राइट एरिया कहा जाता है। दोनों साइड में एरिया इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है सर। अब आप मीन को म्यू से डिनोट करोगे। ठीक है, अब मीन के एक कदम इधर जाते हो और या एक कदम इधर जाते हो तो भी एरिया इक्वल ही आता है। तो उसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं कि अब हम डेविएट हो रहे हैं ना, हम अब हम अलग हो रहे हैं मीन से। तो एक कदम इधर, एक कदम इधर। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए हम राइट साइड को +1 दे देंगे, लेफ्ट साइड को -1 दे देंगे। तो इसे एक स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है। जब आप एक स्टैंडर्ड डेविएशन जितना एरिया निकालना चाहोगे तो दैट विल कम टू समथिंग टू 33 पॉइंट समथिंग %। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो, ये है आपका मीन। ठीक है, यहाँ से एक स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे आओ और एक स्टैंडर्ड डेविएशन आगे आओ तो कुछ इतना एरिया आपका कवर होता है। अब इस एरिया की टोटल आप लगा लो, आपको एक आइडिया आ जाएगा। 15 + 15 + 19.1 + 19.1, so that is 68.2%, not 33, 68.2% आपका एरिया यहाँ पे कवर होता है। यानी कि मीन के सबसे नज़दीक वाला एरिया सबसे ज़्यादा होता है और फिर एरिया कम होते जाता है। अच्छा, ये 68.20% क्या है? हमने क्या किया पता है? पूरी रेत के एरिया को 100% में डिवाइड कर दिया। यानी कि किस एरिया में, किस जगह पे कितनी रेत फैली हुई है। तो हमने बोला कि यार मीन से इतनी दूरी पर दोनों साइड में अगर आप जाओगे तो पूरी रेत का 68% रेत यहाँ पे है। यानी कि अगर 100 किलो रेत कहीं रखी है तो 68.20 किलो रेत उस एरिया में आएगी जितना मैंने ये मार्किंग करा है। बाहर जाते जाओगे तो एरिया कम होते जाता है क्योंकि डायग्राम आपकी ऐसी छोटी होती जा रही है। बेल शेप्ड कर्व का मतलब ही वही है। अब आप और आगे अगर आते हो एक स्टैंडर्ड डेविएशन से दूसरे स्टैंडर्ड डेविएशन तक, दूसरे स्टैंडर्ड डेविएशन तक, तब आपका एरिया जो है वो इतना हो जाता है। जो ब्लू एरिया मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आपने 9.2 और 4.4% दोनों साइड में ऐड कर लेना है। ये आ गया आपका तकरीबन 95.40%। ये एक स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दो स्टैंडर्ड डेविएशन। अब अगर आप 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक जाते हो, लास्ट है अगर आप 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक जाते हो तो आप मैक्सिमम एरिया कवर कर लोगे। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये जो ग्रीन वाला एरिया मैंने लिखा है वो,
और आप नोटिस करोगे इसमें 1.7 और 0.5% आपका और ऐड हो जाता है, 1.7 प्लस 0.5, 1.7 प्लस 0.5 दूसरे साइड से भी, तो ये हो गया तकरीबन 99.8%, यानी ऑलमोस्ट सारा एरिया कवर हो गया। तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन पे कितना एरिया कवर होता है ये मैंने आपको दे दिया, 68%, 95% और 99%। पॉइंट को मैं फिलहाल छोड़ रहा हूँ। तो ये जो स्टेप्स है इसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है। और ये जो एरिया है, अब आप बोलोगे सर ये कैसे डिसाइड हुआ कि इसके बीच में इतना ही एरिया आता है? ये बहुत सारे सैम्पलिंग या बहुत सारे रियलिस्टिक लाइफ में एग्जाम्पल लिया गया और एग्जैक्ट कैलकुलेट किया गया, तो ऐसा टेबल बनाए और इसको फिर एक स्टैंडर्ड बना दिया गया कि हर बार हम देख रहे हैं रेत को हमने गिराया, गार्बेज को हमने गिराया और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, तो हमने पाया कि यहाँ से मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन दूर एग्जैक्ट 68.20% ही एरिया कवर होता है। मतलब सारे माल का 68% माल उतने एरिया में ही बटा हुआ है, रेत का हो या गार्बेज का हो या कुछ भी हो। जब ये कॉमन चीज पाई गई तो एक स्टैंडर्ड बना दिया, एक रूल बना दिया, जिसे हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये स्टैंडर्ड कहाँ से आया? पास्ट आपका हिस्ट्री से आया है कि हमने एग्जाम्पल ले लेके देखा। अब ये स्टैंडर्ड बना दिया गया तो इसका एक बाद में टेबल बनाया गया जिसे हम जी टेबल कहते हैं। अब मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें आपको एक स्टैंडर्ड डेविएशन या 2 स्टैंडर्ड डेविएशन या 3 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर का आंसर निकालना या प्रोबेबिलिटी निकालना तो आसान हो गया, लेकिन अगर मैं बोलूं कि 0.2 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर का निकालो तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डू इट फ्रॉम दिस फिगर। तो टेबल बना दिया गया, अब आप उसको रेफर करो और वहां से कोई भी फिगर आप निकाल सकते हो। मैं वो टेबल बताता हूँ। ये रहा, ये रही आपकी z की वैल्यू। अब आप अगर देखोगे तो ये सारी आपकी प्रोबेबिलिटी आती है। अब z टेबल को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम थोड़ा दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बट पहले हम एक काम करते हैं, वैल्यू एट रिस्क तो बाद में ले लेंगे। ठीक है, इसका तो काम इतना हो गया। ये मैं एक वेबसाइट मैंने निकाली, आप अगर आप भी जाके देख सकते हो, मैथ्स इज़ फन। ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, आपको इसमें काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड नॉलेज मिलेगा अगर आपको चाहिए तो। जैसे इन्होंने भी यहाँ पे वही किया हुआ है। अगर आप देखोगे मैं 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे जाता हूँ, ध्यान देना, अगर मेरा जी स्कोर अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो है आपका जी स्कोर है, ये वाला जो पार्ट है z यानी 1.99 यानी कि 2, और उस एरिया को अगर आप ध्यान दोगे तो 47.67% लिखा हुआ है, ठीक है, 47.67%। और ये एरिया जो 47.67 है ये सिर्फ मीन से लेके यहाँ तक का है, पीछे का पूरा एरिया जो है ये 50% कवर करता है। ये जो ब्लैंक वाला पूरा एरिया है, अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके हम इस पे डायग्राम पे थोड़ा हाथ बैठाते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया आ रहा है ना यहाँ पे, ये है 50% आपका ये आपका पूरा 50% आ रहा है, ये आ रहा है 47.67%। यानी कि अगर आपको इतना एरिया पूरा देखना है तो 50 ऐड करना पड़ेगा उसमें, दैट विल बी 97.67%। अगर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक का पूरा देखना है तो, मीन से देखना है तो वो सिर्फ 47.67%, और अगर पूरे पीछे से पूरा आगे तक देखना है तो ये 50% उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो अब ध्यान देना। अब अगर आप z की 0 वैल्यू रखोगे तो क्या होगा? z की वैल्यू 0 रखने से 0% एरिया आया, ये है वो। यहाँ पे ना यार मार्किंग का ऑप्शन नहीं आ रहा, रुको मैं काम करता हूँ, अगर ये पॉसिबल हुआ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सफारी में जनरली आता है।
अब देखो इसने क्या किया, पूरा फॉर्मेट ही ले लिया, पीडीएफ ही बना दिया उसका। अब ये है वो एरिया, ज़ीरो ज़ीरो पे पूरा एरिया कितना, ज़ीरो आ गया। ठीक है, अब हम एक और काम करते हैं। वन स्टैंडर्ड डेविएशन पे जाते हैं। जब आप वन पे जाओगे तो एरिया आपको कितना कवरेज दिखा रहा है, 34.13। हम यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। ये देखो वन पे कितना एरिया आया, 34.13%। ठीक है सर। अब मैं एक और काम करता हूँ, मैं बीच में कहीं जाता हूँ, 1.52। अब 1.52 पे आपको कितना आ रहा है, 43.57। हम यहाँ पे देखते हैं 1.52 का है, 1.52 यहाँ है, 1.5 तो यहाँ पे आ गया, लेकिन अगर आप 2 देखोगे तो ये रहा। तो ये है वो हमारी फिगर, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से वही आ गया, तो कितना आ रहा है 43.57। ये देखो कहाँ गया अपना 1.52, अच्छा ये रहा 43.57। अब आपको समझ में आ गया, जी टेबल में ये जो एरिया है वो आपको बीच में दिखता है। ये जो बीच में सारी फिगर्स दी है वो सारा एरिया है, और ये जो बाहर फिगर्स दी है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, कि आप कितना दूर जा रहे हो मीन से। जितना दूर जाओगे उतना कितना एरिया कवर होता है वो आपको दिखाएगा। आप लास्ट में देखोगे, अगर आप 3 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर जाते हो तो 0.50 एरिया कवर होता है, मतलब पूरा एक साइड कवर हो जाता है। ये रहा। अगर आप 3 पे आते हो, अरे यहाँ पे आते हैं, अगर आप 3 पे आते हो, एग्जैक्ट 3 पे, तो थोड़ा 0.4987 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो वो ये यहाँ पे दिया हुआ 0.499790, ऑलमोस्ट सेम। वो सिर्फ राइट साइड वाला एरिया हो गया। ठीक है सर, अब आपको इतना तो समझ आया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें आपको एरिया और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन z है इसको निकालना होगा या इसका इस्तेमाल करना होगा। अब मैं आपको कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, ध्यान देना। z-1 वाला एक पॉइंट ले लो, ठीक है। अब मैं अगर ये पूछता हूँ कि -1 स्टैंडर्ड डेविएशन के लेफ़्ट साइड में कितना एरिया है, तो आप कैसे निकालोगे? लेफ़्ट साइड में मैंने क्या बोला, -1 स्टैंडर्ड डेविएशन के लेफ़्ट साइड में जी स्कोर कितना है मेरा, -1, उसके लेफ़्ट साइड में कितना एरिया कवर होता है। तो बहुत सिंपल है सर, ध्यान देना, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ वापस से। क्या करना है आपको, क्योंकि यही चीज़ आपको निकालनी है अभी अगला क्वेश्चन जो हम देखेंगे। -1 के लेफ़्ट साइड का एरिया पूछ रहा हूँ ना मैं, तो ध्यान देना। आपको इतना एरिया पता है 0.50 है, ठीक है। राइट साइड का 50% होता है, लेफ़्ट साइड का 50% होता है। आपको इतना एरिया भी पता चल गया, 34.13 है। ये कहाँ से पता चलेगा सर, एग्जाम में टेबल वैल्यूज़ दी होती है, 0 से -1 तक की दी है 34.13, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, हमें -1 के लेफ़्ट साइड का एरिया चाहिए, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो आपके पास 0.3413 यहाँ से लेके, मैं जो नीचे में रेड मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से लेके आखिरी तक का सारा एरिया आ गया। तो वो कितना है सर, 0.3413 प्लस 0.50, यानी कि 0.8413। और टोटल एरिया आपको पता है कितना होता है, 1। तो अगर टोटल में से पूरी राइट साइड माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या, लेफ्ट साइड। क्योंकि इतना तो आपको समझ में आ रहा कि लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड इज इक्वल टू 1, यानी 100%। और राइट साइड अगर आपको पता है 0.8413, तो हम लेफ्ट साइड निकाल सकते हैं। लेफ्ट साइड कितना आएगा सर, 1 माइनस 0.8413, आया समझ में, 0.1587। तो कोई अगर आपको पूछे कि -1 की वैल्यू कितनी है, तो -1 की कोई वैल्यू नहीं है सर। आप ये बताओ कि -1 के लेफ्ट में जाना है या राइट वाला एरिया देखना है, पूरे लेफ्ट वाला एरिया या राइट वाला एरिया, तब आप अच्छे से आंसर निकाल सकते हो। ये चीज़ आपको समझ में आई ना, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, और उसके बाद हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने लायक बन जाएंगे। ठीक है।
मान लो मेरे पास में 10 रुपये, ठीक है। पहले तो मैं देख लेता हूँ एक्चुअल में मेरे पास कितने सिक्के हैं, क्योंकि उसके बेसिस पे मैं एग्जाम्पल बनाऊँगा। 5-5 के 2, मेरे पास 5-5 के 10-10 के तो 3 निकल गए, बढ़िया, ये चीज़ बढ़िया हो गई। 2-2 के 3 है, ठीक है। 10-10 के 4 हो गए, चलो ये बढ़िया हो गया। अब मैं पहले बाकी का रख देता हूँ। ध्यान देना। अब मान लो कि चलो अब 10 छोड़ दो, कुछ और एग्जांपल लेते। मान लो मेरे पास में 5 रुपए, ठीक है, और अब हर स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब हर स्टेप मेरी 10 रुपए की है, तो यहाँ से 10 रुपये बढ़ाओगे 15 रुपये, 20 रुपये, सॉरी 25 रुपये, 35 रुपये, ठीक है। और पीछे अगर जाओगे तो आपका नुकसान होगा -5 रुपये, -15 रुपये, -20 रुपये। मैं सही बोल रहा हूँ? मान लो ये आपका प्रॉफिट है, आपका अभी 5 रुपये का प्रॉफिट है। अगर आगे जाते हो 10-10 रुपये से, तो 5 में 10 ऐड करा 15, 15 में 10 ऐड करा 25, 25 में 10 ऐड करा 35, इसमें से 10 माइनस कर दो अगर आप, तो 5 तो गए, और 5 तो जो आपके पास प्रॉफिट था वो गए, और 5 आपको अपनी जेब से देने पड़े, तो 5 का नुकसान हो गया। 5 में से 10 गए -5, उसमें से 10 गए 15 माइनस, और ये -20, तो इधर लॉस आते जा रहा है, उधर प्रॉफिट आते जा रहा है, ठीक है। अब मेरा क्या सवाल है, ध्यान देना। मेरा सवाल है हाउ मेनी coins are required to attain, या फिर so that I have a total profit of ₹25। मेरे को टोटल प्रॉफिट 25 का चाहिए, तो कितने कॉइन की और ज़रूरत है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मेरा प्रॉफिट ऑलरेडी 5 का है, 25 का बनाना है, यानी कि 25 माइनस 5, 20 रुपए का प्रॉफिट और चाहिए। और हर कॉइन कितने का है मेरे पास में? 10 का। मैंने यही बोला यहाँ पे, ये जो 5 से 15 हो रहा है ये एक कॉइन है, एक कॉइन डालोगे तो 15 हो जाएगा, एक कॉइन और डालोगे तो 25 हो जाएगा। तो जो डेविएशन आ रहा है हम इसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहेंगे। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है वो 10 रुपए के कॉइन का है, और मीन जो है वो है म्यू, क्योंकि वो सेंटर में, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास ऑलरेडी है जहां से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो 25 आपको प्रॉफिट चाहिए, 5 आपके पास ऑलरेडी है, तो और कितना प्रॉफिट ऐड करना है? 20 का प्रॉफिट ऐड करना है। और हर कॉइन कितने का है सर? 10 रुपए का। तो आपको कितने कॉइन लगेंगे? सिर्फ 2 कॉइन और लगेंगे, यानी कि 2 स्टेप्स आपको यहाँ पे आगे जाना है। ये 2 कॉइन जो है ये है आपका जी स्कोर। अब मेरा ध्यान देना, इससे अब हमको क्या करना है? जी स्कोर का फॉर्मूला बनाना है। ये जो 2 कॉइन है इसका फॉर्मूला बनाना है। कैसे बनाओगे सर? बहुत सिंपल है। 25 को ले लो x, जो हमें चाहिए, ठीक है। 5 क्या था सर आपका? मीन। 5 क्या था सर आपका? मीन। तो x माइनस म्यू कर लो, यानी मीन कर लो। x माइनस म्यू कितना आया सर? 20। तो अब आपको जब भी फॉर्मूला दिखे ये चीज समझ जाना कि x माइनस म्यू का मतलब क्या है। x इज द फिगर जो हमें चाहिए, म्यू इज द फिगर जो सेंटर में है, जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। 5 रुपए ऑलरेडी है, 25 तक पहुंचना है, तो 20 ऐड करना है। तो x माइनस म्यू का जो डिफरेंस आएगा उसका मतलब क्या होता है? कितना और ऐड करना है, कितना और उसमें चाहिए हमें, ठीक है। और हर स्टेप कितने की है, मतलब वहां तक पहुंचने के लिए जो कॉइन्स लग रहे हैं वो कॉइन कितने का है? हर कॉइन 10 रुपए का है, ये हमने स्पेसिफाई किया था, जिसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कह रहे हैं। तो ये हो गया हमारा
फॉर्मूला मैं वापस लिख रहा हूँ यहाँ सर, 25 चाहिए, -5 है और हर कॉइन 10 का, तो आप इसको इंटरप्रेट तो करो, 20 चाहिए और 10-10 का एक कॉइन है, तो टोटल कितने कॉइन आएंगे आपके, 2 कॉइन आएंगे। ये फॉर्मूला आपको मैं चाहता तो डायरेक्ट बता सकता था, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जी स्कोर का फॉर्मूला है, आप स्टैटिस्टिक्स में होता है, आप याद करते बैठो, क्योंकि मैं एसएफएम में नहीं पढ़ा रहा ये चीज़ अपने सिलेबस में नहीं है। बट जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा कि x माइनस म्यू का मतलब क्या होता है, आप हर बार रट के ही जाओगे ये फॉर्मूला। तो जब भी x की फिगर दिखे, आप ये समझ जाओ कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, कहाँ तक पहुँचना है। म्यू का मतलब है कहाँ से शुरू कर रहे हो, और दोनों के डिफरेंस का मतलब है कि कितना और सफ़र तय करना है। और डिनोमिनेटर में जो डाला वो है कि हर कदम कितने किलोमीटर का है, या फिर हर कॉइन कितने किलोमीटर का है, या हर कॉइन कितने रुपए का है। 20 रुपये चाहिए, वो न्यूमरेटर में आ गया, और हर कॉइन अगर 10 रुपये का है वो डिनोमिनेटर में आ गया, तो हमें कितने कॉइन चाहिए वो आंसर निकल जाएगा। अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक लेटेस्ट एग्ज़ाम में, मई 2022 वाले एग्ज़ाम में ही जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। अब लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं हमने क्या क्या कवर कर लिया। क्या आपको कॉन्फिडेंस लेवल इंटरवल का मतलब समझ में आया? यस सर। कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब समझ में आया? यस सर। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और कॉन्फिडेंस लेवल एग्जैक्ट अपोजिट है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया, मीन समझ में आया, स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आया, इसे वोलेटिलिटी भी कहते हैं। आपको मैंने जी टेबल भी दिखाया। सर कहाँ दिखाया जी टेबल? आप तो झूठ बोल रहे हैं, ये जो था ये जी टेबल ही होता है मेरे दोस्त, ठीक है, ये जी टेबल होता है। बट ध्यान देना, इसमें भी एक पंगा होता है कभी कभी। अगर जीरो की वैल्यू, ध्यान देना, जीरो की वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब ये वाला टेबल मीन से वैल्यूज कैलकुलेट कर रहा है। मीन यानी कि यहां से सेंटर से वैल्यूज कैलकुलेट कर रहा है। अब मैं आपको एक और टेबल दिखाता हूं, आप थोड़ा सा देख के बोलोगे कि अरे सर ये क्या हो गया। अब थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे, चलो यहाँ नहीं, मैं आपको ना जूम करके दूसरी जगह दिखाता हूँ। ये एक और जी टेबल है। अब अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ जीरो की जो वैल्यू है वो 0.5 से स्टार्ट हो रही है। आपने नोटिस करा कुछ? यहाँ ये भी जी टेबल है, यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ 0.5 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। ये जो ज़ीरो है ना, ये पूरी एक साइड पकड़ के चल रहा है कि इतना, ये लो सॉरी, ये जो ज़ीरो है ये इतनी वैल्यू ऑलरेडी ऐड करके चल रहा है। यानी कि अगर आप बोलोगे कि मेरे को 0.5 का आंसर निकालना है, 0.5 यहाँ है, तो वो पूरा इतना आंसर निकालेगा। अच्छा चलो मैं दूसरी भाषा में समझाता हूँ। ये टेबल को क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी टेबल कहा जाता है। क्यूमुलेटिव टेबल में क्या होता है, दूसरे साइड का 0.5 ऑलरेडी ऐड किया होता है ज़ीरो में। यहाँ से तो ज़ीरो से स्टार्ट होना है, तो वो ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, और अब आप उसके आगे बढ़ते जा रहे हो। लेकिन अगर साधा टेबल होता है तो वो मीन से स्टार्ट होता है। मैं आपको अब दो लैंग्वेज में उसको लिख के दे देता हूँ। क्यूमुलेटिव टेबल यहाँ से स्टार्ट होगा, क्यूमुलेटिव टेबल यहाँ से स्टार्ट होके पूरा इतना एरिया दिखाता है, और अगर आपका वो साधारण वाला टेबल होता तो वो सिर्फ यहाँ से स्टार्ट होके इतना एरिया दिखाता। तो क्यूमुलेटिव टेबल में जो वैल्यू दिखती है वो 0.5 से स्टार्ट होती है, क्योंकि ये वाले एरिया का 0.5 ऑलरेडी ऐड किया हुआ होता है उसमें। तो यहाँ का 0.5 0.6915 हो गया। ध्यान देना, यहाँ पे अगर 0.5 की वैल्यू देखोगे, या आप ले लो, चलो 1 की वैल्यू ले लो, तो वो 0.8413 आ रहा है, और यहाँ अगर देखोगे 1 की वैल्यू तो वो 0.3413 आ रहा है। इसमें और उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है 0.50 का पूरे टेबल में, क्योंकि ये मीन से चालू हो रहा है। ध्यान देना, मैं अब यहाँ पे दिखाता हूँ, ये है वो एरिया 0.3413। अगर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ले, और क्यूमुलेटिव वाले टेबल में लेंगे
तो वो इन दोनों को ऐड करके बताएगा 0.5 और 0.3413। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है हमें, आगे मैं बताऊंगा जब जब ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ को, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। और तो आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया, मीन समझ में आया, स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आया, जी टेबल समझ में आया, जी स्कोर भी समझ में आया। अब आप बोलोगे सर वापस बताओ जी स्कोर क्या है। ये है जी स्कोर जो आपको निकालना है फॉर्मेट टेबल में, उसमें भी बताता हूँ मैं डायग्राम में। ये जो नीचे में दिया हुआ है ना आपको पूरा -3 -2 -1, ये पूरी जो लाइन है इसको जी स्कोर बोलते हैं। आप जैसे यहाँ पे आ जाओ सेंटर में, तो मैं जी स्कोर कितना कैलकुलेट करना चाहते हो आप, 1.51। 1.51 जी स्कोर का एरिया कितना आ रहा है, 43.45%, 45%। सो 1.51 ये जो एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है ना आपका पूरा एरिया, इसे जी स्कोर कहते हैं, ठीक है सर। अब आपको एक और चीज़ समझ में आ गई कि ये फॉर्मूला कैसे बना, जी स्कोर निकालने का फॉर्मूला कैसे बना। कितना चाहिए टोटल, कितना है, तो डिफरेंस आ जाएगा कि और कितना ऐड करना है, डिवाइडेड बाय हर स्टेप कितने कॉइन का है। तो आपका एग्जांपल, अब मैं आपको एक क्वेश्चन लेके बताता हूँ ब्रेक के बाद, लेकिन ना आप थोड़ा सा, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये क्वेश्चन अब आप खुद सॉल्व करें। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और अब आपको समझ में भी आ जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट वाले चैप्टर में आप अगर कंपाइलर ओपन करोगे तो सीधा लास्ट वाला क्वेश्चन निकालो 14th नंबर का। ये पूछा गया था MTP अप्रैल 21 में, 21 में, अच्छा ये एग्ज़ाम का नहीं है, मॉक टेस्ट पेपर का है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, पहली बार अप्रैल 21 में बिना सिलेबस में कवर हुए भी ऐसा क्वेश्चन आया था। तो ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करो। ब्रेक लेके मैं आता हूँ, पॉज कर देना वीडियो, ब्रेक लेके मैं आता हूँ और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 14 पे पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है सर जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ABC लिमिटेड इज़ कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट एक्स। एक प्रोजेक्ट है जिसमें ABC लिमिटेड इन्वेस्ट करना चाहता है। और ध्यान देना यहाँ पे वर्ड जो लिखे हुए, जनरली हम क्वेश्चन करते समय इन वर्ड्स को इग्नोर कर देते हैं, बट इसका मतलब है विच इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी इस प्रोजेक्ट के रिटर्न बेल शेप्ड कर्व का डिज़ाइन बनाते हैं, फॉर्म बनाते हैं, विथ अ मीन रिटर्न ऑफ 2 करोड़ एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1.60 करोड़। जैसे ये लिखा है आपने तो एक काम कर लेना चाहिए, डायग्राम बना लो। और वो भी डायग्राम कोई और बुक में मत बनाना, इसी में आपके पास सिर्फ यही बुक होनी चाहिए मैक्सिमम टाइम जो एंड में आप यूज़ करोगे। तो आप एक काम करो पहले एक काम करता हूँ, मैं बना लेता हूँ अच्छे से, फिर आप यहाँ पे उसको फेयर में ले लेना। मुझे तो बहुत सारी चीज़ें समझानी है, इसलिए मेरे को यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अब ध्यान देना, ये है आपका अब बेल और चलो जाने तो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। ये हो गया आपका बेल शेप्ड कर्व, ठीक है। इसका सेंटर पॉइंट ले लेते हैं हम यहाँ पे कहीं, तो ये हो गया आपका मीन 2 करोड़ का म्यू, इसे मीन कहा जाता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन था 1.60 करोड़, यानी कि अगर अब रिटर्न यहाँ से बढ़ता है तो 1.60, ये हो गया 3.60, 1.60 से बढ़ा तो 3 करोड़ 60 लाख, फिर और अगर बढ़ा तो वो हो गया 5.2 करोड़, और अगर बढ़ा तो वो हो गया 6.8 करोड़। अगर आप देखोगे तो मैंने 3 स्टेप ले लिया। अगर आप इधर 3 लेते हो तो 2 में से 1.6 माइनस कर दो, यहाँ आपका सिर्फ 0.4 बचेगा। अब आपको लॉस हो रहा है मान लो, मतलब मीन से अगर 1.6 करोड़ का प्रॉफिट कम करते जाओगे तो 0.4 करोड़ का तो अभी भी प्रॉफिट है, लेकिन कम हो गया तो लेफ्ट साइड में आएगा। अब 0.4 के प्रॉफिट में से 1 करोड़ 60 लाख और निकाल दो तो कितना आएगा सर, -1.2 करके देखो। अब आप लॉस में आ गए क्योंकि माइनस फिगर चालू हो गया। अब यहाँ से 1.6 और पीछे जाओगे तो आएगा 2 करोड़ 80 लाख माइनस में। तो ये आपकी बेल शेप्ड कर्व बन गई, जहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 1.60 करोड़ का, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब हर स्टेप जो आप कैलकुलेट कर रहे हो वो 1.6 का है करोड़ का, ठीक है।
आगे पढ़ते हैं, थोड़ा और ध्यान में देना और जो अंडरलाइन करने बोलूँ वो ज़रूर करना। In case ABC Limited loses on any project more than 1 crore, there will be financial difficulties. अगर ABC लिमिटेड 1 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो जाता है, क्या लिखा है यहाँ पे, मोर देन, ABC लिमिटेड को किसी भी प्रोजेक्ट में 1 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान, तो ये 1 करोड़ प्रॉफिट नहीं है सर, ये नुकसान है, -1। इससे ज़्यादा का अगर नुकसान होता है तो कंपनी फाइनेंशियल मुसीबत में पड़ जाएगी। ठीक है, पता लगाओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि कंपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में आ जाएगी। कंपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में कब आएगी, जब 1 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान होगा। तो 1 करोड़ पता करो कि पहले आपके बेल शेप्ड कर्व में 1 करोड़ का नुकसान कहाँ आता है। अगर आप थोड़ा ध्यान लगाओगे तो नुकसान तो लेफ्ट वाली साइड में आएगा और नुकसान 1 करोड़ का कहीं तकरीबन इसके आसपास आएगा। ये तो 1.2 है, तो 1 करोड़ का नुकसान कहीं यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं एक लाइन खींच लेता हूँ यहाँ से, खींच ली सर। अब आप अगर ध्यान दोगे तो 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में, ये पता करो। आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपनी विल बी इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी। फाइनेंशियल डिफिकल्टी में कब आएगी, जब 1 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान होगा। आप बताओ 1 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान कहाँ है, लेफ्ट साइड में। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये है कंपनी को 1 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है, कंपनी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी में जो आ रही है वो इतने प्रोबेबिलिटी है। अब आपको सिर्फ इतना निकालना है कि जो 1 करोड़ है उसके लेफ्ट साइड का एरिया कितना है। पूरा एरिया 100% होता है। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी में कब नहीं आ रही है कंपनी, जब कंपनी इस एरिया में है, 1 करोड़ के राइट साइड में अगर रही तो कोई भी फाइनेंशियल डिफिकल्टी नहीं आएगी। यानी 80 लाख का नुकसान चलता तब भी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में नहीं है। 1 करोड़ के ऊपर अगर नुकसान गया तो मुसीबत में फंस जाएगी, और वो है वो वाला एरिया, लेफ्ट वाला। तो आपको इस एरिया की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है सर, मैं समझ गया आपकी बात, आपको लेफ्ट साइड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रोवाइडिंग एरिया बिटवीन मीन एंड जेड स्कोर। मीन यानी कि म्यू और जेड स्कोर ये है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड है मतलब टेबल वैल्यूज है सर, ये आपकी प्रॉफिट या रिटर्न की वैल्यूज नहीं है, और सारी जी स्कोर की वैल्यूज पॉजिटिव में दी हुई है। थोड़ा अगर आप ध्यान दोगे तो ये पॉजिटिव वैल्यूज़ दी हुई है, और हमें जो चाहिए वो सर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ चाहिए। चलो ठीक है, जाने दो। अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ मैं एक और लाइन निकालता हूँ। हमारा जो स्टैंडर्ड बेल शेप्ड कर्व होता है उसमें मीन कितना होता है सर, 0 होता है। और यहाँ होता है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ होता है सर -1, -2 और -3। जो आपको टेबल में यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी हुई है ना, ये वाली वैल्यूज़ 1.85, 86, 87, 88, 89, वो आपको कहाँ की दी हुई है पता है, ये इस एरिया की दी हुई है। ये जो मैंने रेड मार्क करा 1.85, 86, 87, 88, 89, इसकी पहली बात तो इसकी तो दी हुई नहीं है, आपको तो स्टैंडर्ड डेविएशन की दी हुई है ना, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब अगर आप टेबल देखोगे तो प्रोबेबिलिटीज़ आपको ये वाली दी हुई है, यही तो है वो प्रोबेबिलिटी। बट इन्होंने क्लियरली बोला है कि ये प्रोबेबिलिटी है मीन से, मीन से है ये प्रोबेबिलिटी। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, बट हमें तो इधर की चाहिए। अब आप बताओ कैसे निकालेंगे, आप बताओ अब कैसे निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है सर। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, जितनी प्रोबेबिलिटी, लेट से 30% प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 2 की इधर रहेगी, तो 30% प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 2 की इधर भी रहेगी। तो आप क्या काम करो, पहले तो
उधर की प्रोबेबिलिटी निकाल लो और फिर यहाँ पे लगाते हैं। एग्जांपल बताता हूँ। मान लो कि आपने पॉजिटिव वैल्यू निकाल ली, 30% आ गई वो। अब इसी 30% को आप लगा दो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपको इस एरिया की भी प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, आपको जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो तो सर इस एरिया की चाहिए। और ये कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है। इतना जो एरिया होता है ये तो पूरा 50% होता है, और पूरा एरिया जो होता है वो 100% होता है। तो आपको क्या काम करना है पता है? सबसे पहले तो आप ये पॉजिटिव फिगर लगा के इधर लगा दो, निकाल के इधर लगा दो। सेम एरिया होता है ना दोनों साइड में 50-50, तो 0 से 2 इधर जाओ या 0 से 2 इधर जाओ, एरिया प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। तो ये 30 आ गया। 0 से पूरा राइट साइड कितना प्रोबेबिलिटी होती है? 50। तो 50 और 30 कितना हो गया सर? 80। यानी कि यहाँ तक एरिया कितना हो गया? 80। और पूरा एरिया कितना है? 100। तो जो आपको चाहिए वो कितना एरिया हो गया? 20%। ये आपका आंसर आ गया। आपको तो लेफ्ट साइड ही चाहिए ना। एग्जैक्टली। अब बात आती है सर कि ये वाली लाइन को अगर आप सीधा सीधा खींचो तो ये वाली फिगर जी स्कोर कहलाती है। और ये कितनी होनी चाहिए? क्योंकि आपको 1 करोड़ का पॉइंट निकालना है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी दी है वो स्टैंडर्ड डेविएशन की दी है। तो 1 करोड़ के इक्विवेलेंट जेड स्कोर क्या आता है, पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा और फिर उस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, और तब जाके आपका फाइनल आंसर आएगा। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन जो जी टेबल होता है उसमें ये रिटर्न में तो नहीं दिया होता ना, 2 करोड़ 3 करोड़ 60 करोड़, यहाँ तो आपको 1 2 3 में दिया होता है। तो आपको बस यही बताना है कि अगर यही वाला बेल शेप्ड कर्व 0 1 2 3 में होता तो वो -1 करोड़ के लॉस वाली फिगर यहाँ पे कितनी होती? इसे कहते हैं जी स्कोर। तो जी स्कोर निकालना है सर, हम कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे? ये वाला, ध्यान देना। जी स्कोर में न्यूमरेटर में क्या आएगा सर कि जो फिगर जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं वो है 1 करोड़ का लॉस। लॉस है इसलिए माइनस यूज कर रहा हूं, ध्यान देना। यहां पे लॉस है इसलिए हम माइनस यूज करेंगे। 1 करोड़ का लॉस माइनस, अभी हम कहां पे हैं? 2 करोड़ के प्रॉफिट पे है। तो 2 करोड़ के प्रॉफिट से 1 करोड़ के लॉस तक जाने के लिए आपको 3 करोड़ पीछे आना पड़ेगा। ध्यान देना, यहां पे आप नोटिस करो, 2 करोड़ के प्रॉफिट से 1 करोड़ के लॉस तक जाना है। तो 2 से पहले तो 0 पे आओगे तो 2 करोड़ पीछे आए और फिर 1 करोड़ और पीछे जाओगे, तो टोटल 3 करोड़ पीछे आना पड़ेगा आपको। और हर स्टेप जो है आपकी, यह है स्टैंडर्ड डेविएशन, 1 करोड़ 60 लाख की है। 1 करोड़ 60 लाख की हर स्टेप है। तो 3 करोड़ माइनस डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 60 लाख, आपका जो जी स्कोर आता है वो है 1.875। यानी कि जो फिगर आप -1 करोड़ के लॉस के लिए ढूंढ रहे हो वो जी टेबल में 1.875 कहलाती है, -1.875। यानी कि 1.875 की प्रोबेबिलिटी अगर आपने ढूंढ ली तो वही प्रोबेबिलिटी आप -1 करोड़ पे लगा सकते हो, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पे हैं। यहाँ का फिगर निकालने के लिए हमने यहाँ की वैल्यू निकाली, अब इस वैल्यू की प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे। ठीक है सर। तो आपका जी स्कोर आ गया कितना? -1.875। लेकिन आप ध्यान देना, यहाँ पे कहीं पे भी माइनस में आपको डिटेल नहीं दी हुई है, आपको पॉजिटिव में दी हुई है। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। -1.875 आपको निकालना है, और ये आ रहा है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये आएगा इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में। 1.87 और 1.88 का एवरेज अगर निकालोगे, 1.87 प्लस 1.88 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 1.875 आता। तो इसके एग्जैक्ट बीच में है, तो इन फिगर के भी एग्जैक्ट बीच में मेरा आंसर आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा सर, ध्यान देना। देखो, 1.87 प्लस 1.88 डिवाइडेड बाई 2 किया तो एग्जैक्ट 1.875 आया। तो मैं इन्हीं दो फिगर को लेता हूं अब, ये जो 4693 और 4699 है,
0.4693 प्लस 0.4699 डिवाइडेड बाई 2, तो वो एग्जैक्ट बीच की फिगर मिलेगी, वो है 0.4696। तो देखना आपको यहाँ पे कहीं तो वो फिगर मिलेगी, ये रही इंटरपोलेशन से 0.4696। एक सेकेंड, ये रहा 0.4696। तो आपको ढूंढना क्या है सर, 0.4696 आपकी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है, लेकिन ये पॉजिटिव वाली प्रोबेबिलिटी है, पॉजिटिव वाली। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये सब मिटा रहा हूँ मैं। आपने अभी अभी जो प्रोबेबिलिटी निकाली है वो निकाली है सर 1.875 के लिए, तो ये रही वो प्रोबेबिलिटी 0.4696। मानते हो बात को? ठीक है, तो यही एग्जैक्ट इतना ही डिस्टेंस यहाँ पे कवर होता है, तो मैं इसको भी लगा सकता हूँ वो प्रोबेबिलिटी 0.4696। ठीक है, तो मेरा इतना एरिया तो कवर हो गया। अब ये जो बाकी का एरिया है ये 50% होता है, तो मैंने 0.50 इसमें ऐड कर दिया। कितना होता है टोटल, देखो ये होता है 0.9696। बट ये 0.9696 वाला एरिया तो पूरा राइट साइड हो गया ना, पूरा राइट साइड हो गया। मुझे तो लेफ्ट साइड का चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 1 माइनस 0.9696 कर दूंगा, तो एग्जैक्ट मेरा आंसर आएगा 3.04%। ये देखो 1.875 का अपोजिट निकालने के लिए इन्होंने 0.50 में से माइनस करा है। आप सेम वैसे ही कर सकते हो, 3.04 आपका आंसर आएगा। बट ये राइट साइड का था, इसी को आप लेफ्ट साइड का बना सकते हो, और 1 में से माइनस कर दिया। मतलब ये वाला 1, इसमें 0.5 ऐड करके 1 में से माइनस करो, या फिर डायरेक्ट 0.5 में से माइनस करो, आपका आंसर आया 3.04%। यानी कि आप अब अगर ध्यान दोगे तो मैं थोड़ा सा ना डायग्राम, ये रहा, ये है राइट साइड। तो 96.96% इधर आ रहा है, 3.04% इधर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ध्यान देना, 96.96% चांसेस है कि आपका लॉस 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं जाएगा, कम ही होगा। लेकिन 3.04% चांसेस है कि आपका लॉस 1 करोड़ से ज़्यादा जाएगा। और यही वो मौका है, यही वो सिचुएशन है जहां आप फाइनेंशियल डिफिकल्टी में फंस जाओगे। 3.04% जो आपको आ रहा है ना, जस्ट अ सेकेंड, 3.04% is the probability that your loss will be more than 1 crore, and once it goes more than 1 crore it will be a फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी वाला सिचुएशन टू यू। सो आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया यहाँ पे हमने क्या करा। ठीक है, थोड़ा सा सर प्रैक्टिस लगती है इन सब चीज़ों में, बाकी हमने और कुछ नहीं। पहले तो जो 2 करोड़ का रिटर्न दिया था उसको मीन में रखा, स्टैंडर्ड डिविएशन रखा, फिर पूरा बेल शेप कर्व बनाया। बेल शेप कर्व बनाने के बाद में वो बोलता है कि 1 करोड़ का लॉस चाहिए, तो हमने वो पॉइंट ढूंढ लिया कि लॉस वाला साइड लेफ्ट वाला साइड होता है। अब लॉस चाहिए तो आपने निकाला कि यार सेम ऐसा का ऐसा स्टैंडर्ड डेविएशन जी टेबल में ढूंढे, तो वहाँ तो हमको 1 2 3 दिया हुआ है, तो इस 1 करोड़ के लॉस की इक्विवेलेंट जी स्कोर फिगर क्या आती है वहाँ पे, तो वो आई 1.875, वो आई 1.875। ठीक है, यानी कि अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं और मैं जी टेबल की बात करूं तो कौन सी फिगर मैच करती है मैं आपको बताता हूं। जो प्रोजेक्ट में 2 करोड़ हुआ करता था मीन, वो जी टेबल में 0 होता है। जो प्रोजेक्ट में 1.6 करोड़ हो रहा था स्टैंडर्ड डेविएशन, वो जी टेबल में 1 यूनिट का होता है, 1 2 3 -1 -2 -3, मतलब 1 का डिफरेंस होता है। जो प्रोजेक्ट में हमारा -1 आ रहा था 1 करोड़ का लॉस, वो जी टेबल में -1.875 आ रहा था कैलकुलेट करने के बाद। ये है कैलकुलेट करना पड़ा। ठीक है, तो मैं यही कह रहा हूँ आपको, इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढना क्या और इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढना क्या सेम ही है। तो हमने क्या किया, 1.875 की प्रोबेबिलिटी ढूंढी और वो यहाँ पे लगा दी -1 पे, क्योंकि ये भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, और वो आ रही है 3.04%। बहुत सारे बच्चे गलती यहाँ पे ये करते हैं, 96.96% आंसर लिख के आ जाते हैं, जबकि उनको ये नहीं पता था कि उनको राइट साइड वाला तो एरिया कभी चाहिए ही नहीं था। क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि फाइनेंशियल डिफिकल्टी में कब आएंगे, जब लेफ्ट वाला एरिया आएगा, यानी कि जब 1 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान होगा, वो है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट वाला
प्रोबेबिलिटी बताओ ना। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब सारे क्वेश्चन जो है इसके पहले के वो है वार वाले कॉन्सेप्ट पे। तो एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम वार वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि जी स्कोर कैसा निकाला जाता है, कि किस फिगर पे पहुँचना है और ऑलरेडी आप कहाँ पे हो। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा कि कितना और आपको चाहिए, डिवाइडेड बाय हर स्टेप कितने की है, यानी कि सिग्मा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, कि एक स्टेप इधर या इधर गए तो कितना आपका कवर होता है। इससे आपका आ जाएगा कि जी टेबल में कौन सी वैल्यू देखनी है। बट इतने से काम नहीं होएगा। इसका आया था -1.875। अगर क्वेश्चन यही बोल देते, सेम क्वेश्चन रहता और मैं एक स्टेटमेंट बदल देता हूँ, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपनी विल नॉट बी इन फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी में कंपनी नहीं आएगी, इसके चांसेस कितने हैं, तो पूरा आंसर आखिरी वाला बदल जाता। कंपनी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी में आएगी, इसकी चांसेस 3.04% थे, तो नहीं आएगी, इसके चांसेस 96.96% है। तो खाली 1.875 निकाल के नहीं होएगा, उसको समझना भी पड़ेगा कि फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी चाहिए तो लेफ़्ट वाला एरिया, नहीं चाहिए तो राइट वाला एरिया, तो अकॉर्डिंगली आंसर बदल जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट देखेंगे इस चैप्टर का, वो है सर वार। एक ब्रेक लेते हैं एंड आई विल बी बैक विद द कॉन्सेप्ट। So welcome back everyone. After this break we are going to start with the new concept of VAR, value at risk. This is the major concept of risk management chapter. ये हम सबसे आखिरी में सीख रहे हैं, क्योंकि इसको सीखने के लिए, VAR को समझने के लिए जी स्कोर का आपको समझना ज़रूरी था, और जी स्कोर को समझने के लिए ऊपर की सारी चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी थी। तो स्टेप बाय स्टेप हम आए हैं और लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वार, जिस पे हम अगले 13 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आपके कंपाइलर के। तो कॉन्सेप्ट को समझते हैं, वैल्यू एट रिस्क का मतलब क्या होता है। आइए सर, सबसे पहली चीज़ तो वैल्यू एट रिस्क या रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर में आपको एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि रिस्क बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और उसको मैनेज करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट में रिस्क नज़र आ रहा है तो आप सबसे पहली चीज़ क्या करोगे, उस चीज़ को मैनेज करोगे। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो आप रिस्क को हैंडल तभी कर सकते हो जब आपको पता है कि रिस्क है कितना, यानी कि रिस्क मेजरमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट और कम्स बिफोर रिस्क मैनेजमेंट। जब तक पता नहीं चलेगा कि 2 रुपये का रिस्क है कि 10 रुपये का रिस्क है, तो तब तक उसे मैनेज कैसे करोगे। सर फेयर इनफ, पता लगाना पहले ज़रूरी है कि फिगर कितनी है। तो रिस्क मेजरमेंट के कई तरीके होते हैं और उसका एक तरीका है सर स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि वोलेटिलिटी, जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि रिस्क को मेजर करने का एक तरीका होता है वोलेटिलिटी। मैंने आपको बताया था इन्वेस्टर के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है रिटर्न, एक होती है स्टैंडर्ड डेविएशन या रिस्क। तो रिस्क को वोलेटिलिटी से या स्टैंडर्ड डेविएशन से मेजर किया जा सकता है, लेकिन इस स्टैंडर्ड डेविएशन वाले कॉन्सेप्ट में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ध्यान देना। द मेन प्रॉब्लम विद द वोलेटिलिटी कॉन्सेप्ट इज, वोलेटिलिटी ये बताती है कि आपका जो मीन है, एवरेज जो आपने रिटर्न निकाला है, वो कितना % ऊपर और कितना % नीचे जा सकता है। यानी कि अगर आपका जो बार आ रहा है आया है लेट्स से 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन आया है लेट्स से 12, तो वोलेटिलिटी आपको ये बताता है कि आपका रिटर्न 10 + 12 22% भी जा सकता है और आपका रिटर्न 10 - 12 -2% भी जा सकता है। तो वोलेटिलिटी जो स्टैंडर्ड डेविएशन कॉन्सेप्ट है उसका मतलब होता है ये कि वो प्रॉफिट भी दिखाता है, वो लॉस भी दिखाता है, वो प्रॉफिट भी दिखाता है, वो लॉस भी दिखाता है। हाउएवर एक चीज़ जो आपको समझनी ज़रूरी है, इन्वेस्टर्स को जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो है कि मेरा नुकसान कितना हो सकता है। आप ही सोचो, आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट वाले साइड की तो बिल्कुल चिंता नहीं है। 2 रुपये प्रॉफिट हो, 3 रुपये हो, 5 रुपये हो या 7 रुपये, आपको कोई टेंशन नहीं है। टेंशन जो रिस्क होता है वो होती है सबसे ज़्यादा लॉस वाली साइड की। तो
तो एक बार पढ़ो, ध्यान देना। ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स आर नॉट डिस्ट्रेस्ड बाय गेन्स, फॉर इन्वेस्टर्स रिस्क इज अबाउट ऑड्स ऑफ लूजिंग मनी। कितना मैं कमाऊंगा उससे ज़्यादा मेरी चिंता जो है वो कितना मैं गवाऊंगा उस पे होती है। किसी भी इन्वेस्टर को ले लो, रैशनल है। कोई भी चीज़ करने के पहले हम डरते ज़्यादा हैं, ना कि खुश होते ज़्यादा है कि अरे मैं तो इसमें करोड़ों रुपए कमा लूँगा बिजनेस में। नहीं, मैं इसमें नुकसान कितना हो सकता है अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया, तो वो सोच समझ के मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। सो फॉर द इन्वेस्टर लूजिंग मनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू नो दैन गेनिंग मनी। अच्छा, तो पता लगाना, किस साइड का पता लगाना ज़्यादा ज़रूरी है? लॉस वाले साइड का पता लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे टाइम पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन या वोलेटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट हेल्प नहीं करता। वो तो आपको दोनों साइड बताता है, प्रॉफिट भी बताता है, लॉस भी बताता है। हमें तो सिर्फ सर लॉस पता करना है, और तब जाके आता है सर वार वाला कॉन्सेप्ट। वार इज़ बेस्ड ऑन द कॉमन सेंस फैक्ट दैट हाउ मच यू विल लूज ऑन अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इस इन्वेस्टमेंट में 10 दिन में लूज़ करोगे या आपको लॉस होगा इस 10 दिन में, ये चीज़ बताने वाला जो कॉन्सेप्ट है उसे कहते हैं वार। तो आपको वैल्यू एट रिस्क समझ में आ रहा है? ये आंसर करता है कि मेरी वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, या फिर मैं बहुत ही बुरा अगर कोई महीना गया तो मैं कितना पैसा हार सकता हूँ, कितना पैसा गवा सकता हूँ। हारना तो खैर गेम्स में होता है, बट कितना पैसा मैं गवा सकता हूँ, ये चीज़ बताने वाला जो कॉन्सेप्ट है उसे वैल्यू एट रिस्क कहते हैं। वैल्यू एट रिस्क, VAR। ये आपको प्रॉफिट वाली साइड नहीं बताता, ये आपको लॉस वाली साइड बताएगा। ठीक है सर, अब हम कॉन्सेप्ट तो समझ गए कि स्टैंडर्ड डेविएशन, ध्यान देना, स्टैंडर्ड डेविएशन प्रॉफिट और लॉस दोनों बताता है, लेकिन वार सिर्फ लॉस बताता है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जानना। प्रॉफिट का क्या है, नहीं जाना तो प्रॉफिट हो रहा ना सर, बस हम खुश हैं। फिर 2 लाख हो या 5 लाख हो, आपको गम नहीं होता। हाँ, लॉस में आपको गम ज़रूर होता है, क्योंकि आप नहीं चाहते लॉस बियर करना। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं आगे बढ़ाता हूँ, और वार कैलकुलेट कैसे करना। अब मैं आगे कभी भी अगर ये बोलूँगा कि वार कैलकुलेट करना है, इसका मतलब किसी भी इन्वेस्टमेंट में हमें होने वाला नुकसान कैलकुलेट करना है। आई बात आपको समझ में? अब पहले तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि जहाँ पे वार के बारे में कुछ जानकारी दी है, तो उसको पढ़ते कैसे हैं वार को, ध्यान देना। मान लो कि एक इन्वेस्टर है जो 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, और in a single asset over a time horizon of 1 day, and the VAR for this portfolio is found to be 1,72,400। एक दिन के लिए उसका इन्वेस्टमेंट है 20 लाख रुपए का, और उस एक दिन में उसका जो नुकसान है वार, वो 1,72,400 हो सकता है, विथ 99% कॉन्फिडेंस लेवल इंटरवल। अब कॉन्फिडेंस लेवल बोलो, इसको इंटरवल बोलो। यहाँ पे 99% का मतलब क्या है कि मैं 99% श्योर हूँ मेरा नुकसान जो है वो 1,72,400 से ज़्यादा नहीं जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल नॉर्मली प्रॉफिट वाली साइड बोलेगा, और उसका अपोजिट जो होता है वो है सिग्निफिकेंस लेवल। 1% चांस है कि आपका नुकसान 172,400 से ज़्यादा जाएगा, ये आपको नुकसान वाली साइड बताता है। अच्छा, प्रॉफिट और लॉस में भी मत गिनो इस चीज़ को, आप फेवरेबल और अनफेवरेबल वाली सिचुएशन में गिनो। कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको फेवरेबल सिचुएशन बताता है। अब लॉस होना तो कंफर्म है, अगर वार के एंगल से देखा जाए तो 1,72,400 तो आपका फिगर कंफर्म हो गया, ठीक है। 172 ये है मान लो लॉस वाली साइड, 50,000, 1,20,000, 1,72,400, फिर 250,000 और 300,000, ये है पूरा लॉस, ठीक है। अब 172,400 का मेरा वार आ तो गया है, लेकिन मैं उसको पढ़ूँ कैसे? दिस इज विथ 99% कॉन्फिडेंस लेवल। इसका मतलब क्या हो गया कि आप 99% कॉन्फिडेंट हो कि सिचुएशन आपके फेवर में रहेगी। और फेवर में कब रहेगी सिचुएशन? जब लॉस 1,72,400 से कम होगा।
क्योंकि उससे ज़्यादा लॉस गया तो फेवरेबल सिचुएशन है क्या? नहीं है सर। तो 99% प्रोबेबिलिटी है दैट योर लॉस विल बी लेस देन 172,400, यानी कि इस फेज में रहेगा। और 1% प्रोबेबिलिटी है कि आपका लॉस इस फेज में रहेगा, यानी कि इट विल गो मोर देन 172,400, यानी कि आपका लॉस एटलीस्ट यानी कम से कम 1,72,400 तो होगा। उससे ज़्यादा हो सकता है बट कम से कम। सो 1% जो आपको बताता है वो एटलीस्ट वाली सिचुएशन बताता है। ध्यान देना वर्डिंग्स में कितना डिफरेंस है। एटलीस्ट 172,400 का लॉस होगा, और 99% क्या बोलता है? मैक्सिमम लॉस आपका 172,400 होगा। दोनों केस में मैंने लॉस 172,400 लिखा है, लेकिन आप वर्डिंग्स देखो। एटलीस्ट का मतलब है वहाँ से शुरू होगा, और मैक्सिमम का मतलब है वहाँ पे ख़त्म होगा। सो 99% कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपको दिखता है तो वो इस फेज़ की बात कर रहा है कि मैक्सिमम लॉस इतना होगा। और इसका अपोजिट जाओगे तो आपको सिग्निफिकेंस लेवल पता चल जाएगा कि 1% प्रोबेबिलिटी है कि मेरा नुकसान 172,400 से ज़्यादा होगा। तो अब अगर मैं कहीं पे भी ये लिख दूँ, ध्यान देना, वार ऑफ ₹4,33,000 विथ 90% कॉन्फिडेंस लेवल, तो कैसे पढ़ोगे सर इस चीज़ को? इस चीज़ के कई सारे इंटरप्रिटेशन निकलते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप 90% कॉन्फिडेंट हो कि आपका नुकसान 433 मैक्सिमम होगा, या 433 या उससे कम होगा। और इसी का ऑटोमेटिकली मीनिंग निकलता है, भले ही नहीं लिखा हो, कि 1% प्रोबेबिलिटी है, सिग्निफिकेंस लेवल बोलते हैं इसको, कि 1% चांस है कि आपका नुकसान एटलीस्ट 4,33,000 होगा, या फिर 4,33,000 या उससे ज़्यादा होगा। ये जो सिग्निफिकेंस लेवल है ये लॉस को और बढ़ाता है। कॉन्फिडेंस लेवल लॉस को कम करने की बात करता है कि इससे कम हो सकता है। 90% चांसेस है। अच्छा, ये 1% नहीं आएगा, ये 10% आएगा। 90 और 10 100 होता है। सो कहीं पे अगर 90% कॉन्फिडेंस लेवल लिखा रहा तो आप ऑटोमेटिकली सिग्निफिकेंस लेवल निकाल सकते हैं, और कहीं सिर्फ सिग्निफिकेंस लेवल लिखा रहा तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस लेवल निकाल सकते हैं। आपको ये चीज़ समझ में आई है? अब मैं आता हूँ अगले क्वेश्चन, अपने एक फर्स्ट क्वेश्चन पे। आपको वार वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेकिन अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो है सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, कि वार कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब उस फॉर्मूले को हमको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम वार का जो फॉर्मूला है वो देखेंगे सर। अब वार का फॉर्मूला आप समझ लो, ये रहा, यह है वार का फॉर्मूला। वैल्यू एट रिस्क, यानी कि वो अमाउंट जो मैंने अभी बोला था 4,33,000 निकालने के लिए आपको जी स्कोर लगेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन लगेगा। आप एक तरह से तो ये समझो कि स्टैंडर्ड डेविएशन प्रॉफिट और लॉस दोनों बताता है, और इसमें से सिर्फ लॉस वाला पार्ट अगर निकालना है तो जी स्कोर से मल्टीप्लाई कर दो, आपको वार निकल जाएगा। बट देर इज मोर टू द लॉजिक ऑफ दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के लॉजिक को हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे सर, और डिराइव करेंगे ये फॉर्मूला, तो आपको अगली बार समझ में आएगा कि ये क्या है, रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट आपको इतना समझ में आ गया कि वार यानी नुकसान। ठीक है, नुकसान की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हम जानना चाहते हैं बहुत बार। ठीक है ठीक है ठीक है। अब आप डायग्राम पे देखिए, थोड़ा सा डायग्रामेटिक फॉर्म में जाते हैं तो समझ आती है चीज़ें। मान लो या फिर हम इस एग्जाम्पल के साथ ही चलते हैं, मेरे हिसाब से ये बहुत इजी जाएगा इस एग्जाम्पल के साथ फॉर्मूला। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम उसको पढ़ते हैं, उसके साथ में वार वाला फॉर्मूला डिराइव करूँगा। इसी क्वेश्चन में आपको वार वाला फॉर्मूला मैं पूरा डिराइव करके दूंगा, एक्सप्लेन करके दूंगा, और उसके बाद हम यूज़ करते जाएंगे, बार बार डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं सर, आइए। थोड़ा ध्यान देंगे, कंपाइलर फर्स्ट वॉल्यूम में आपका ये पेज नंबर है फर्स्ट,
सो नील होल्ड्स 1 करोड़ शेयर्स ऑफ एक्स वाई लिमिटेड, एक कंपनी एक्स वाई लिमिटेड जिसके 1 करोड़ शेयर नील होल्ड करके रख रहा है, हुज मार्केट प्राइस स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2% पर डे। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना सर? 1 करोड़ का। थोड़ा ध्यान देना, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो है 2% का हर दिन का, ये है 1 डे स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आप बताओ 1 करोड़ का 2% कितना होता है सर? 2 लाख रुपए। यानी हर दिन 2 लाख रुपए से मेरा इन्वेस्टमेंट ऊपर जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो मेरा फायदा 2 लाख से हो सकता है या 2 लाख से नुकसान भी हो सकता है, ये है मतलब, क्योंकि वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये अपना स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 2 लाख का। अब आगे देखो, अज्यूम करो कि 252 यानी 252 ट्रेडिंग डेज होते हैं एक साल में। अब अगर आप एक साल पकड़ो तो उसमें 365 दिन होते हैं, और 52 वीक्स होते हैं, और अंदाज़ा मैं लगाऊं तो हर हफ्ते में सैटरडे और संडे को मार्केट बंद होता है। तो मंडे से फ्राइडे ही चलता है, यानी कि 5 दिन ही चलता है एक हफ्ते में मार्केट। अगर आप इस हिसाब से कैलकुलेशन लगाओ तो कुछ 260 होते हैं ट्रेडिंग डेज। लेकिन ये 260 में से भी अगर किसी दिन दिवाली आ गई या पब्लिक हॉलीडे आता है तो उस दिन भी मार्केट बंद होता है। तो वो 260 में कुछ 7-8 दिन निकाल लो तो 252 ट्रेडिंग डेज होते हैं। स्टैंडर्ड है 252, तो हर बार आपने यही यूज़ करना है। वार निकालते समय या ट्रेडिंग डेज अगर आपको निकालना है तो इट इज़ नॉट 365, इट इज़ 252 दैट यू हैव टू यूज़। अब देखो क्या निकालने बोला है, मैक्सिमम लॉस लेवल ओवर द पीरियड ऑफ 1 ट्रेडिंग डे एंड 10 ट्रेडिंग डेज विथ 99% कॉन्फिडेंस लेवल। फेवरेबल सिचुएशन पूछ रहा है कि लॉस अगर हुआ तो मैक्सिमम कितना होगा। 99% आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि इतना ही लॉस हो सकता है, यानी कि 1% आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, 1% चांस हो सकता है कि लॉस उससे ज़्यादा हो। तो वो अमाउंट क्या है मैक्सिमम लॉस की? अज्यूम करो कि शेयर प्राइसेस आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ एक वर्ड मिसिंग है जो आप लिख लो अपने हाथ से पेन से, मतलब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर लेवल ऑफ 99%। द इक्विवेलेंट जी स्कोर फ्रॉम नॉर्मल टेबल इज 2.33। चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पूरी सिचुएशन तो मैंने आपको बता दी कि 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। समराइज करते हैं, देखो बिना समरी के तो आपको समझ में नहीं आएगा ना। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 1 करोड़ का। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो है 2%, यानी कि 2 लाख का। 2 लाख से मेरा प्रॉफिट लॉस हो सकता है हर दिन, ठीक है। और हमें जो निकालना है वो है वार, मैक्सिमम लॉस एट 99% कॉन्फिडेंस लेवल। और वार हमें सिर्फ एक ही नहीं निकालना, वार हमें 1 दिन का और 10 दिन का, सो वार 1 और वार 10 निकालना है। अब वार 10 के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है ये 1 दिन का दिया हुआ है कि हर दिन 2 लाख से ऊपर नीचे हो सकता है। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा ग्राफ पे अगर हम रखें और हम सेंटर ले ले यहाँ पे, अब उसके ऊपर में मान के चलो कि ये बेल शेप्ड कर्व है, ठीक है। थोड़ा प्रॉपर नहीं आ पाएगा ये, जैसे भी है। तो यहाँ पे आप अपना मीन समझ लो 0 है, 0 से स्टार्ट करो। अब अगर 1 दिन गया तो या तो 2 लाख का नुकसान हो सकता है या तो 2 लाख का प्रॉफिट हो सकता है। तो एक स्टेप 2 लाख का नुकसान, एक स्टेप 2 लाख का प्रॉफिट, मतलब नुकसान और प्रॉफिट। फिर अगले दिन और 2 लाख अगर यहाँ से बढ़ा तो यहाँ पे 4 लाख हो जाएगा और यहाँ -4 हो जाएगा। यही तो है ना स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब हर स्टेप जो है आपका 2-2 लाख का मैक्सिमम फ़र्क पड़ सकता है। ये जो मैं डंडी निकाल रहा हूँ वो एक एक दिन डिनोट करता है कि पहले दिन 2 लाख का प्रॉफिट या नुकसान, फिर अगले दिन और 2 लाख का प्रॉफिट या नुकसान, फिर अगर और जाओगे तो ये 6 लाख और ये -6 लाख, और ऐसे कहानी चलती जाएगी, ठीक है। हमारा पर्पज़ क्या है? हमारा पर्पज़ है कि एक दिन में, ध्यान देना, एक दिन में मैक्सिमम नुकसान कितना हो सकता है। ये तो 2 लाख जो है ये तो प्रॉफिट और लॉस दोनों बता रहा है। चाय। तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो आप ये जानिए कि आपको नुकसान देखना है। नुकसान वाली साइड है लेफ्ट वाली साइड में, ठीक है। नुकसान वाली साइड हो गई आपकी लेफ्ट वाली साइड। तो कोई तो पॉइंट होगा
जहाँ पे आपको वो फिगर निकालनी है कि एक दिन में आपका नुकसान कितना मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो। और वो आपको निकालना है 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे। इसका मतलब देखो कि यू शुड बी 99% कॉन्फिडेंट कि आपका नुकसान मैक्सिमम उतना होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा नुकसान मैं 2 लाख का मान के चलता हूँ या 4 लाख का मान लो। ठीक है, ये है वो मेरा पॉइंट। वार है मान लो 4 लाख का फ़िलहाल। तो 99% प्रोबेबिलिटी कहाँ पे कवर होनी चाहिए? इधर कवर होनी चाहिए, 4 लाख के राइट साइड में। क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा नुकसान मैक्सिमम 4 लाख का होना चाहिए, यानी कि 4 लाख से कम मैक्सिमम, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो जो 99% की प्रोबेबिलिटी है वो इस एरिया में आनी चाहिए, और 1% की प्रोबेबिलिटी आपके लेफ्ट साइड में आनी चाहिए 4 लाख के, ये वाला, कि 1% ही चांस है कि 4 लाख से ज़्यादा का नुकसान हो सकता है। क्वेश्चन यही बोल रहा है ना कि 99% अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो बताओ नुकसान कितना हो सकता है। आपको और कुछ नहीं निकालना, आपको एक चीज़ तो बहुत क्लियर पता है, मीन से लेके राइट साइड का पूरा एरिया 50% होता है। अब आपको सिर्फ एक चीज़ करना है, अपने टेबल में देखना है कि कौन से पॉइंट पे मीन से लेके लेफ्ट वाला एरिया 49% कवर करता है, तभी तो जाके दोनों मिला के 99% होगा। और उस पॉइंट पे रुक जाना जहां पे 49% कवर करता है। अगर आप सिर्फ 1 टेल वाला एरिया देख रहे हो तो उसमें मीन से लेके जी स्कोर तक की वैल्यूज़ होगी, और अगर आप क्यूमुलेटिव टेबल देख रहे हो तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू होगी, यानी कि आपको 99% देखना पड़ेगा कहाँ कवर होता है टेबल में। अब ध्यान देना, आपके पास में अपने प्रॉफिट लॉस वाला टेबल तो होगा नहीं, टेबल एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, मैं टेबल बताऊंगा आपको, बट हमारे पास जो टेबल दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड डेविएशन, बेसिक जो स्टैंडर्ड होता है उसके हिसाब से दिया हुआ है। जैसे मैं आपका यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, देखना हमारे जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है, यहाँ पे मीन होता है 0, और 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर -1, -2, -3। तो ये वाला टेबल तो अपने पास है पता, इसमें पता कर लो कि 99% कहाँ आ रही है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, टेबल में जाते हैं सबसे पहले। तो मेरे पास एक क्यूमुलेटिव टेबल है। अब ये जो है टेबल, ध्यान देना, ये टेबल आपका क्यूमुलेटिव टेबल है, यानी कि ये 0.5 को ऐड करते हुए आगे चलता है, और हमें 99% चाहिए, 90% चाहिए। अपने क्वेश्चन में देखना, एक बार मैं वापस क्लियर कर लेता हूँ कि कितना परसेंट कॉन्फिडेंस चाहिए हमें। 99% चाहिए, राइट। ठीक है, तो अब आप अपने टेबल में 99% ढूंढो, कहाँ आता है। 0.99, 4 डेसिमल में है ना ये सब, 0.9900 देखो कहाँ आता है। आप नोटिस करोगे आपका 0.9900 यहाँ पे आता है, यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पे 99% एरिया या 99% आपका प्रोबेबिलिटी कवर होती है। और ये पॉइंट को अगर आप लाइन इधर खींचो एक, तो ये 2.3 है, और ये 0.03 और है, यानी कि 2.33। और ये वैल्यू आपको टेबल में देखने की ज़रूरत थी ही नहीं, आपको तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था कि ये 2.33 आती है। ये देखो लास्ट में जो दिया है ना, 99% की इक्विवेलेंट जी स्कोर फ्रॉम द नॉर्मल टेबल ऑफ क्यूमुलेटिव एरिया। ध्यान देना, क्यूमुलेटिव है, अगर क्यूमुलेटिव नहीं होता तो वो कुछ और बताता। तो वो है 2.33, यानी कि ध्यान देना, आपके टेबल में 2.33 कहीं तो यहां पे आएगा,
ये है 2.33। अब आप बोलोगे सर माइनस साइड में क्यों जा रहे हो, इधर क्यों नहीं जा रहे हो? हमें उधर की तो प्रॉफिट की तो बात ही नहीं करनी, हमें उधर वाला एरिया निकालना ही नहीं है, हमें तो लेफ्ट साइड वाला एरिया निकालना है। सो 2.33 ये वाला लेंगे यहाँ पे। अब ध्यान देना, जी स्कोर है आपका 2.33, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि मेरे इस टेबल में 99% मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि वैल्यू 2.33 रहेगी या उससे कम ही रहेगी। 99% राइट साइड का है ना, तो उससे कम ही है वैल्यू 2.33 से माइनस। अब आपको और कुछ भी नहीं करना, आपको बस ये पता करना है कि आपके प्रॉफिट लॉस वाले ये जो आपने ग्राफ निकाला था और ये वाला जो ग्राफ है दोनों नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 2.33 की यहाँ पे जगह कौन सी है, 2.33 की इसमें जगह कौन सी है, और वो है आपका वार। यानी कि देखो, ज़ीरो से एक स्टैंडर्ड डेविएशन, दो स्टैंडर्ड डेविएशन दूर जाऊंगा, तो ये रहा ज़ीरो से एक स्टैंडर्ड डेविएशन, दो स्टैंडर्ड डेविएशन दूर जाऊंगा, यानी -4 के थोड़ा इधर ही आएगा। यहाँ देखो -2 के थोड़ा इधर ही आ रहा है, तो कितना इधर लेना है ये कैसे पता चलेगा सर? बस यही तो बात है, आपको निकालना है। इसी के लिए आपने पुराना वाला एग्जाम्पल देखा होगा, जी स्कोर हमने यूज़ करा था। पुराने वाले एग्जाम्पल में ये जी स्कोर जो है ये हमने निकाला था, वैसे ही हमको x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। ये है x जो हमें पता करना है। पुराने वाले क्वेश्चन में याद होगा हमने फॉर्मूला लिया था जी एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, जहाँ पे हमको जो लॉस चाहिए था वो था 1 करोड़ का, हमारा जो मीन था वो था 2 करोड़ का, और स्टैंडर्ड डेविएशन था 1.6। तो आंसर आया था -3 डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये आया था 1.875। अब इस बार क्वेश्चन में आपको 1.875 दिया हुआ है, वो क्या है सर? 2.33, और -1 वाली फिगर निकालने बोली है, -1 वाली फिगर निकालने बोलिए। तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को वापस रखेंगे, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, हमारे वाले एग्जाम्पल में लगाते हैं। जी स्कोर हमारा कितना है सर? 2.33, मतलब हमें जी स्कोर 2.33 जहाँ है वहाँ पे x की वैल्यू ढूंढनी है, तो x की वैल्यू ढूंढनी है। मीन कितना था हमारा? 0। इस वाले टेबल पे देखो, ये वाले जो डायग्राम हमने निकाला इस पे मीन कितना था? 0। और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है सर? 2 लाख का। तो आपका आंसर हो गया 2.33 इंटू 2 इज़ x। सो x इज़ नथिंग बट 4.66, यानी कि ये जो 4 है ना, मैं अब दूसरी पेन बदल रहा हूँ, ये 4.66 वाला एरिया। सो द इक्विवेलेंट लोकेशन फॉर 2.33 इन दिस टेबल इज 4.66। और बहुत आसान था, यहाँ पे एक एक चीज़ बढ़ रही थी, एक एक स्टैंडर्ड डेविएशन पे 1 यूनिट बढ़ रहा था, यहाँ 2 यूनिट बढ़ रहा था, तो 2.33 का यहाँ पे डबल हो गया 4.66। आपको बस ऐसे ही तो फॉर्मूले से निकालना था, इसी फॉर्मूले से आपका x निकल गया, दिस इज़ नथिंग बट वार। अब वार का आप फॉर्मूला बना सकते हो, ध्यान देना। समराइज करता हूँ। नॉर्मली जो आपका टेबल दिया होता है वो स्टैंडर्ड टेबल जो होता है वो इस तरह से होता है, 0 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। हर बार इसी से कंपेयर करोगे आप। बट आपकी जो सिचुएशन है क्वेश्चन में वो कुछ इस तरह से है, यह है स्टैंडर्ड और यह है क्वेश्चन वाली बात। उसमें हमने मीन पकड़ा 0 और हमने बोला जैसे डेटा दिया हुआ है वैसे हमको पता चला कि यार प्रॉफिट 2 लाख का हो सकता है, नुकसान भी 2 लाख का हो सकता है, प्रॉफिट और 2 लाख का हो सकता है, नुकसान भी 2 लाख का हो सकता है, यानी कि वहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन जो था वो 2-2 लाख से बदल रहा था। ठीक है, हमें क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्लियरली बोलता है कि आप ये बताओ कि 99% एरिया जहाँ पे कवर होता है कॉन्फिडेंटली वो नुकसान कितना है। अब मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, 0 नुकसान कब आता है आपका? जब कुछ भी एरिया कवर नहीं होता। अब आप थोड़ा इधर जाओगे तो प्रॉफिट आना चालू होएगा, थोड़ा इधर जाओगे तो नुकसान आना चालू होएगा। ठीक है, अब आप अगर बोलोगे कि मेरा 3 करोड़ का नुकसान कहाँ आ गया आपका, सॉरी ये आएगा 4 और 6 -4,
-4 -6। आप बोलोगे मेरा 6 करोड़ का नुकसान हो जाए, इसकी 99% प्रोबेबिलिटी आ जाती है, 99 समथिंग समथिंग, क्योंकि पूरा ही एरिया कवर कर रहे हो आप। अब थोड़ा ध्यान देना, 99% एरिया कवर होता है। वो टेबल में हमने देखा तो हमने पाया कि यार स्टैंडर्ड 2.33 वैल्यू आती है जहाँ पे 99% एरिया कवर होता है, पूरा राइट साइड, क्योंकि हम मैक्सिमम निकालना था। ठीक है, अब आपको एग्जैक्टली 2.33 की हमारे वाले ग्राफ में, क्वेश्चन वाले ग्राफ में वैल्यू निकालनी है। उसमें भी तो हमें यही निकालना है कि 99% वी शुड बी कॉन्फिडेंट कि हमारा नुकसान उससे ज़्यादा ना हो। तो वो कैसे निकालोगे? ये जो 2.33 होता है इसे जी स्कोर कहा जाता है। ठीक है ये जो ज़ीरो होता है इसे मीन कहा जाता है। और ये जो डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, 2 से 4 के बीच में या 0 से 2 के बीच में, इसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है। अब हर स्टेप पे 2-2 लाख रुपए बदल रहे हैं, तो हमने जी स्कोर का फॉर्मूला सीखा था। ध्यान देना, मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि अगर मेरे पास में, मैं वापस यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ कि अगर मेरे पास में 5 रुपये है, मुझे 20 रुपये चाहिए टोटल, और हर कॉइन 10-10 रुपये का, तो मैं क्या करूँगा, कितने कॉइन ऐड करने की ज़रूरत है? 20 नहीं, 25 चाहिए टोटल में मेरे हाथ में 25 होने चाहिए। 5 रुपये ऑलरेडी हाथ में है, 25 होने चाहिए। तो आप क्या बोलोगे सर, 25 माइनस 5, 20 रुपये और ऐड करने हैं, और हर कॉइन 10-10 रुपये का है, तो कितने कॉइन ऐड करने पड़ेंगे? 2 कॉइन ऐड करने पड़ेंगे। ये 2 और कुछ नहीं आपका जी स्कोर है, ये 10 और कुछ नहीं आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये 25 और कुछ नहीं आपकी डिज़ायर्ड वैल्यू है, डिज़ायर्ड वैल्यू कि कहाँ तक पहुँचना है। 5 और कुछ नहीं आपका म्यू है। अगर आप इसको फॉर्मूला में बनाना चाहते हैं तो जी स्कोर इज़ नथिंग बट x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। इतना तो समझ में आया था लास्ट वाले में। अब थोड़ा वापस ध्यान दो, हमारे इस क्वेश्चन में हमारी जी स्कोर वैल्यू तो दी हुई है, हमको डिज़ायर्ड वैल्यू निकालनी है कि हमारा नुकसान कितना हो सकता है 2.33 के जी स्कोर पे। और हमने शुरुआत 0 से करी थी, म्यू हमेशा 0 ही होता है वार निकालते समय, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 2 लाख का दिया हुआ है। तो ऐसे केस में आपका एक्स आ गया 4.66। और फॉर्मूला क्या बना, थोड़ा ध्यान दो, फॉर्मूला क्या बना आपका, ये मल्टीप्लाइड बाय ये हुआ ना। बात समझ में आ रही है? म्यू तो हमेशा 0 ही रखोगे आप, तो एक्स की वैल्यू जो निकालनी है उसको हम क्या कहते हैं सर, वार कहते हैं। थोड़ा ध्यान देना, ये हो गया वार इसी फॉर्मूले में। तो वार का फॉर्मूला क्या बना, z इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वार इज इक्वल टू जी स्कोर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फॉर्मूला कहीं याद आ रहा है क्या? जी, ये स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाइड बाय जी स्कोर, ये फॉर्मूला अब आपको याद आना चाहिए। जी स्कोर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आप उसी चीज़ को अपने जी वाले फॉर्मूले से कनेक्ट करेंगे तो ये और कुछ नहीं जी स्कोर है, सॉरी ये जी स्कोर नहीं, ये है एक्स की वैल्यू, ये है एक्स, ये है जी स्कोर, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। और आप देखोगे यहाँ पे म्यू नहीं है, क्योंकि म्यू हमेशा 0 लेना है आपको, म्यू हमेशा 0 लेना है आपको, इसीलिए म्यू यहाँ पे है ही नहीं। सो जी स्कोर इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। म्यू अगर हमेशा 0 लेना है तो यही फॉर्मूला हमारा बन जाता है एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। और एक्स को ही हमने वार बोला था, तो z इज इक्वल टू वार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब z और स्टैंडर्ड डेविएशन को इधर ले आओ, वार इधर आ गया, कहानी ख़त्म, आपका वार वाला फॉर्मूला बन गया। आपको समझ में आ गया क्या है? बस सर, ये हो गया हमारा आंसर। अब मैं आपको क्वेश्चन बुक में समझा देता हूँ। वोलेटिलिटी 2 लाख की हमने निकाल ली थी, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 करोड़ का 2%, मैक्सिमम लॉस फॉर 1 डे एट 99% कॉन्फिडेंस लेवल। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, वार इज इक्वल टू जी स्कोर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर आप उसको ऐसा लिख सकते हो एक्स इज इक्वल टू जी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, यही वाला फॉर्मूला है। z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन वेयर दिस विल बी 0। ये लिख लो अपने कंपाइलर में। अब मैंने जो बोला था ना आपको टाइम टू टाइम कि मैं बताऊंगा आपको क्या क्या चीज़ें आपको कंपाइलर में लिखनी है, तो ये जो रेड में मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है,
इतना पार्ट आपको लिखना है अपने कंपाइलर में, जहाँ पे मैंने लिखा है एग्जैक्टली उसी जगह पे लिख दो, तो आपको बाद में जब रिवाइज करोगे तो फॉर्मूले का लॉजिक समझ में आएगा। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जी स्कोर आपका कितना था 2.33, स्टैंडर्ड डेविएशन था 2, तो आपका 4.66 लाख्स आ गया। यानी कि एक दिन में आपका मैक्सिमम नुकसान 4.66 होगा। 99% मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मैं 1% कॉन्फिडेंट हूँ, 1% चांसेस है कि आपका नुकसान 4.66 से ज़्यादा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। बट अब बात आती है कि नुकसान 10 दिन का अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ये जो आपने वार निकाला, ये वार था 1 डे का, स्टैंडर्ड डेविएशन जो था वो था 1 डे का। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, आपका जो फॉर्मूला था अभी वो था कुछ इस तरह से, वार ऑफ 1 डे इज इक्वल टू जी स्कोर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 डे। अब क्वेश्चन अगर आपको बोलता है कि यार 10 दिन में मेरा मैक्सिमम नुकसान कितना होगा ये बताओ, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन 1 डे का लेना सही रहेगा क्या? नहीं सर, 10 दिन के वार के लिए 10 दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन लेना चाहिए, करेक्ट। तो हमें 10 दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन लगेगा और कुछ भी नहीं। अब क्वेश्चन ही आता है हमारे को ये तो निकालना है, ये तो दिया हुआ है ऑलरेडी 2.33, 10 दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाले? बहुत सिंपल, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 10 दिन का आपको निकालना है, उसको मैं टी डेज ले लेता हूँ, तो उसका एक फॉर्मूला है सर, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 डे का लो मल्टीप्लाइड बाय √t कर दो। अब आपको ये इस तरह से तो समझ में आएगा नहीं कि ये फॉर्मूला कैसे बनाया सर। 10 दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन को 10 से मल्टीप्लाई करने के बजाय स्क्वायर रूट क्यों कर रहे हो? ठीक है, ध्यान देना, t यानी कि टाइम। एक दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन 2 लाख है, तो 10 दिन का 10 से मल्टीप्लाई करके 20 लाख मत निकालो, ये गलत तरीका है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 10 लाख है तो 10 दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करो, और आपका आंसर आएगा 6.32। ये सही आंसर है। स्टैंडर्ड डेविएशन 10 डेज, ये है टाइम, और ये है स्टैंडर्ड डेविएशन 1 डे। तो मैंने क्लियर बोल दिया आपको, ये मेथड गलत है और ये मेथड सही है। बट आपको क्वेश्चन ये आता है कि सर एक दिन के स्टैंडर्ड डेविएशन को 10 दिन का कन्वर्ट करना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बजाय हम स्क्वायर रूट ऑफ 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? आपका पॉइंट वैलिड है, बट आप थोड़ा सा समझो, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फंक्शन है वो आता है वेरिएंस से। आपने पहले वाले लेक्चर में देखा होगा, जब मैंने इसके पहले वाला जो अपना लेक्चर था उसमें मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करना है ये बताया था, और वो आता कहाँ से? वेरिएंस से। ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन और ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। ठीक है, तो जितना भी आपको करना है ना, वेरिएंस पे इम्पैक्ट डालोगे, क्योंकि वेरिएंस इज द मेन फिगर। स्टैंडर्ड डेविएशन तो वेरिएंस का एक आंसर है, तो जो मेन वैल्यू आई थी वो थी वेरिएंस की। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना, अगर आपको वेरिएंस 1 डे का पता है और आप उसको 10 दिन के वेरिएंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। आप ऐसे कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा देखना, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था? 2 का, इसका वेरिएंस होता है 4। मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 10 करता हूँ, टोटल आ गया 40। तो ये मेरा अभी भी तो वेरिएंस है, इसको वापस मैं स्क्वायर रूट पे डाल देता हूँ। वेरिएंस का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो 40 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे वो आता है 6.32। ये देखो 6.32। लॉजिक बहुत सिंपल है सर, एक दिन की चीज को 10 दिन में मल्टीप्लाई करना है तो 10 दिन में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, ध्यान देना। अब आप मेरे को सिंपल एक चीज बताओ, ये क्या दिख रहा है आपको? 10 रुपए का कॉइन दिख रहा है? थोड़ी देर में अभी यहाँ से ये ब्लर वाला पार्ट ठीक हो जाएगा, 2 मिनट देना।
हो गया। अब ये जो है ये क्या है सर, 10 रुपये। एक दिन में मैंने 10 रुपये कमाया, तो 10 दिन में कितना कमाऊंगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, 100 रुपये। यानी 10 दिन में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। एग्जैक्टली करो 10 से मल्टीप्लाई, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई नहीं होएगा सर, मल्टीप्लाई होगा वेरिएंस। ठीक है, आपको इतना समझा, क्योंकि वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। आप सिर्फ फाइनल फिगर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर गलत आते हैं। गलत इसलिए आते हैं क्योंकि सेम फिगर का आप स्क्वायर रूट और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, 5 अलग अलग फिगर ले लो। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ये वाला इट इज़ लाइक गोइंग डीप इनटू दैट, छोड़ो अभी फ़िलहाल तो। बट आप एक ऐसा समझो कि वेरिएंस इज़ द मेन फिगर जिससे स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है। तो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का लास्ट वाला फिगर बदलना है तो डायरेक्ट उसको मत बदलो, वेरिएंस को बदलो। तो वेरिएंस को मल्टीप्लाई करो 10 दिन से, चलता। तो अब देखो क्या फॉर्मूला बनता है यहाँ से। ये था हमारा फाइनल आंसर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 डेज इज इक्वल टू 6.32। ध्यान देना, मैं इससे फॉर्मूला बना रहा हूँ। अब स्टैंडर्ड डेविएशन 10 दिन का कितना, 6.32। और 6.32 कैसे आया, स्क्वायर रूट किया सर 40 को। अब 40 कैसे आया सर, 40 आया था हमारा वेरिएंस ऑफ 1 डे मल्टीप्लाइड बाय टाइम। एक दिन का वेरिएंस कितना था, ध्यान देना, या फिर मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। 40 कैसे आंसर आया था, 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 करके 40 आया था। 4 क्या था सर, 2 का स्क्वायर था। 2 का स्क्वायर यानी कि आप क्या को बोलोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 डे का स्क्वायर इंटू टी। 10 क्या है, टाइम। और इसी फॉर्मूले को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ टी। और ये क्या है सर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 डेज। आप देखो यहाँ पे स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट और स्क्वायर हट जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 डेज इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 डे अंडर रूट टी। यही तो वो फॉर्मूला है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। 2 फॉर्मूले हैं जो आपने इस लेक्चर में सीखे हैं। ठीक है, आगे बढ़े इस वाले क्वेश्चन में। ये तो आपको समझ में आया कौन से 2 फॉर्मूले, मैं अब आपको समराइज़ भी कर दूंगा, बट ये क्वेश्चन पहले ख़त्म करते हैं। ध्यान देना, 10 दिन का ट्रेडिंग वार अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फॉर्मूले के साथ बताता हूँ, लिख लेना सर। वार फॉर 10 डेज इज इक्वल टू, इन्होंने थोड़ा अलग फॉर्मूला लिया है पहले, तो फिर मैं यहाँ पे समझाता हूँ। वार फॉर 10 डेज इज इक्वल टू जी स्कोर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर 10 डेज। ठीक है, जी स्कोर था 2.33। अब 10 दिन के स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 डे इंटू अंडर रूट टी। 2.33 इंटू 2 लाख है स्टैंडर्ड डेविएशन एक दिन का, और टाइम है हमारा 10। अगर इसको सॉल्व करते हो तो 10 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 2.33, आपका आंसर आता है 14.74 लैक्स। बट आप इस फॉर्मूले को थोड़ा वापस लिखो, यहाँ पे एक और फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, जी स्कोर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 डेज। अब आप इस फॉर्मूले को लिखो, जी स्कोर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 डे अंडर रूट टी। ये क्या बोल रहा हूँ मैं, वार ऑफ 10 डेज। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो जी स्कोर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 डे जो है, इसी को हम वार ऑफ 1 डे बोलते हैं। अभी अभी हमने देखा था ये चीज़, ये रहा, वार ऑफ 1 डे इज नथिंग बट जी स्कोर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 डे, ये रहा। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, वार ऑफ 10 डेज इज इक्वल टू वार ऑफ 1 डे इंटू अंडर रूट टी। तो आपका पहला फॉर्मूला है ये, दूसरा फॉर्मूला है ये, और तीसरा फॉर्मूला है ये। थोड़ा ध्यान देना, 10 दिन के वार के लिए जी स्कोर को 10 दिन के स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई करना है। 10 दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन यानी एक दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट टी।
और जी स्कोर और एक दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन को वार ऑफ वन डे बोलते हैं। तो वार ऑफ वन डे भी अगर आपने निकाल लिया तो उसको टाइम के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करके सेम ही आंसर आएगा। देख लो, हमारा एक दिन का वार कितना था, 4.66 इंटू अंडर रूट 10, और अंडर रूट 10 की वैल्यू आती है सर 3.16। सो 4.66 इंटू 3.16 आपका आंसर आ रहा है 14.73। इसके पहले 14.74, ये रहा 14.73। इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन अभी दिया है मैंने आपको, उसमें तीनों में से ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करा है। आप कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। ये देखो, इंस्टीट्यूट ने क्या किया, अंडर रूट टी मल्टीप्लाइड बाय ये ले लिया वार ऑफ वन डे। इट्स एब्सोल्युटली फाइन टू टेक दिस फॉर्मूला। इस तरह से आपका ये पूरा क्वेश्चन खत्म हुआ। मैं समराइज करता हूँ, बट आप पहले समझ लो कि एक दिन में 99% मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा मैक्सिमम नुकसान 4.66 लाख होगा, और 10 दिन में अगर मैं 10 दिन तक ट्रेडिंग करता रहूँ या इन्वेस्टेड रहूँ तो 10 दिन में मेरा मैक्सिमम नुकसान 14.74 लाख होगा मैक्सिमम, और ये मैं 99% कॉन्फिडेंट हूँ। तो ये हो गया आपका वार। अब मैं सब कुछ समराइज़ करता हूँ जो हमने अभी तक पढ़ लिया, यानी पूरे रिस्क मैनेजमेंट का फॉर्मूला 2 बार में बता दूंगा, कहानी ख़त्म, और फिर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला तो आपने सीखा, जी स्कोर इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, जी स्कोर निकालना। और इसी से हमने वार का फॉर्मूला बनाया। ठीक है, वार का फॉर्मूला जो था मैं आपको इसी के डेरिवेशन में लिख देता हूँ। जी स्कोर रहा, एक्स यानी कि वार बन गया, माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एस डी लिखना चालू कर दिया। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है हम ये हमेशा ज़ीरो लेते हैं। क्यों ज़ीरो लेते हैं सर? क्योंकि स्टार्ट करने के लिए कोई फिगर तो दी नहीं होती है, प्रॉफिट और लॉस चालू ही करना है तो ज़ीरो से ही तो चालू होगा। जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ध्यान देना, जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसी टाइम पे आपका प्रॉफिट लॉस कितना होता है, ज़ीरो होता है। वहाँ से अब थोड़ा बढ़ेगा या तो कम होगा, तो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को बाद में हमने z इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू वार बनाया, तो वो हो गया वार ऑफ वन डे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वन डे। ठीक है, या फिर मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, इसी फॉर्मूले का थोड़ा आगे पीछे करा, वार ऑफ वन डे इज इक्वल टू जी स्कोर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वन डे। अब अगर आपको ऐसे ही वार ऑफ 10 डेज निकालना है तो जी स्कोर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 डेज लोगे। अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन 10 दिन का आपको पूरा दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको जी स्कोर इनटू एक दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है और टाइम को स्क्वायर रूट करना है। ये वाला लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया। अब अगर आप और एक फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो सिर्फ इतना पार्ट देखिए, इतना पार्ट अगर आप देखोगे तो आपको ये आएगा कि यार ये तो वार ऑफ वन डे हो गया इंटू अंडर रूट टी। तो मल्टीपल डेज के लिए अगर वार निकालना है तो ये तीनों में से कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, एक दूसरे से आता है। बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा होगा, आपको एक दिन का वार दिया है और टाइम दिया है और अब बोला है कि 10 दिन का वार निकालो। जिन ने रटा हुआ है फॉर्मूला वो बोलेंगे सर स्टैंडर्ड डेविएशन 10 दिन का तो दिया हुआ ही नहीं है, फिर हम कैसे निकाले वार 10 दिन का। फिर इन सबको घुमा फिरा के पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक दिन का निकालोगे, फिर 10 दिन का निकालोगे, फिर इस पे आओगे। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, प्लस गलती होने के चांसेस। बट लॉजिक अगर समझ आया तो आपको सब समझ आया। तो इतने फॉर्मूले में हमारा सब कुछ हो जाएगा सर। पहला फॉर्मूला जो डायरेक्ट क्वेश्चन में डालना है वो है ये, दूसरा फॉर्मूला ये, और तीसरा फॉर्मूला ये। बस इतने 3 फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने हैं सब कुछ सॉल्व करने के लिए। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और फिर हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।